क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स, तो इंतजार किस बात का। ये कहानी शुरू होती है लड़के से जिसे सिस्टम बहुत ताकतवर बनाता है। शाम ढलते ही छोटा नीला अजगर आलस से जागा और जागने के बाद उसने सबसे पहले अंडे के छिलके को पूरी तरह से साफ कर दिया। खाना खाने के बाद छोटे नीले अजगर ने किनबुई की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह अभी तक तृप्त नहीं हुआ हो। किनबुई ने छोटे नीले ड्रैगन को पकड़ा और उस घर से उड़ गया जिसमें वह फिलहाल रह रहा था। उसने यह घर एक वैकल्पिक पहचान के तौर पर खरीदा था। इससे पहले उसे पीछा किए जाने से बचने और अपनी चोटों से उबरने के लिए यहाँ रहना पड़ता था। अब जबकि उसकी साधना शक्ति मजबूत हो चुकी है, उसके लिए जाने और यह पता लगाने का समय आ गया है कि किसने उसकी पीठ पीछे उसे फंसाया। और जब वह कॉलेज में जूनियर था तब उसके माता पिता बिना किसी कारण के क्यों गायब हो गए। हत्यारा बनने के बाद किनबुई ने अपने माता पिता के लापता होने की जांच के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पूरी कहानी विचित्रताओं से भरी हुई थी। किनबुई घर से निकलते ही छोटे नीले ड्रैगन को पकड़े हुए था और उसकी मुलाकात लैंड तियान्हे से हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह खास तौर पर उसे ढूंढने ही आया था। युवक स्वामी, जल्दी निकल जाइए। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि बूढ़े भूत वो ने आपको मारने के लिए दिव्य रूपांतरण के प्रारंभिक चरण में एक गुरु को भेजा है। अनुमान है कि वह 1-2 घंटे में एस शहर पहुंच जाएगा, लैंड तियान्हे ने कुछ जल्दबाजी भरे लहजे में कहा। बोलने के बाद किनबुई को हैरानी भरी नजरों से देखते हुए देखकर उसने अपना माथा थपथपाया और आगे कहा, वो हो शिव वेंग के पिता है और साथ ही चीन कल्टीवेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनकी साधना शून्य शोधन के स्तर को पार कर चुकी है। किनबुई ने हैरानी भरे भाव से कहा, आप और मैं रिश्तेदार नहीं हैं। आप मुझे याद दिलाने के लिए खास तौर पर यहाँ क्यों आए? लान तियान्हे ने हंसते हुए कहा, मेरा लान परिवार और उसका वो परिवार लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। ये याद करते हुए कि शिव वेन की मृत्यु उसी के चाकू से हुई थी, लैंड तियान्हे ने उस समय केवल उसे रोकने की कोशिश की थी। उस समय तो उसे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन अब लैंड तियान्हे की बात सुनने के बाद किनबुई को अपने दिल में सब कुछ तुरंत समझ आ गया। दिव्य रूपांतरण के प्रारंभिक चरण में आश्चर्य की कोई बात नहीं है, किनबुई ने शांत स्वर में कहा। इस समय वह यह बात कहने में पूर्णतः आश्वस्त है। दिव्य रूपांतरण के प्रारंभिक चरण की तो बात ही छोड़िए, वह दिव्य रूपांतरण के मध्य चरण को भी पूर्णतः सिद्ध करने में आश्वस्त है। युवा स्वामी बहुत शक्तिशाली है और उनकी नवजात आत्मा का स्तर दिव्य रूपांतरण स्तर के आक्रमण के समान है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक दिव्य रूपांतरित व्यक्ति है और वो परिवार से है। घबराइए मत, लान तियान्हे ने उसे याद दिलाया जब उसने किनबुई का उदासीन चेहरा देखा। कोई बात नहीं, किनबुई ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। दिव्य रूपांतरण की अवस्था प्राप्त करने के बाद उसने अपनी आभा छिपा ली थी। लैंड तियान्हे को अब भी लग रहा था कि किनबुई नवजात आत्मा क्षेत्र में है। उसने भंडारगृह से 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें लैंड तियान्हे को सौंपते हुए पूछा, मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है। इन आध्यात्मिक पत्थरों के बदले मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? साधना करने वालों के बीच स्पिरिट स्टोन को एक तरह की मुद्रा माना जाता है, लेकिन अगर आप आम लोगों के बीच रहना चाहें तो आम लोग स्पिरिट स्टोन की कीमत नहीं जानते। उनके लिए तो पैसा ही असली मुद्रा है। लान तियान्हे किनबुई की इस चाल से थोड़ा भ्रमित हो गया और उसने खालीपन से पूछा, तुम क्या करने वाले हो? किनबुई के पास इस समय एक पैसा भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी बाहों से छोटे नीले अजगर को उठाया और कहा, ये थोड़ा भूखा है, मैं इसे खाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। गे जैसे ही छोटा नीला अजगर उसकी बाहों से बाहर आया, वह भूख से हिचकी लेने लगा और अपने सामने लैंड तियान्हे को देखकर उसके मुंह के कोने से लार टपकने लगी। उसने अपनी 2 बड़ी बड़ी आंखों से किनबुई को देखा और एक मधुर स्वर में बोला, गुरुजी, क्या भोजन का समय हो गया है? क्या आज का भोजन यह मनुष्य है जो मेरे सामने बैठा है? नन्हे नीले अजगर ने बोलना समाप्त करने के बाद अपनी जीभ बाहर निकाली और मुंह के कोने को चाटा, मानो खाने के लिए बेताब हो। उसके छोटे छोटे पंजों ने किनबुई को फिर से धक्का दिया, जिसका स्पष्ट अर्थ था, स्वामी आप पहले खा लीजिए। किनबुई ने भी पहली बार छोटे नीले ड्रैगन को बोलते हुए सुना था और वह अपने दिल में थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया। साधारण राक्षस भी गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने के बाद बोलने लगते हैं, ऐसे में उस नन्हे नीले ड्रैगन का अस्तित्व तो और भी अद्भुत है जिसका रक्त स्तर साधारण राक्षसों से अज्ञात मात्रा में अधिक है। जब सिस्टम ने जबरदस्ती खुद को और छोटे नीले ड्रैगन को एक साथ साधना करने के लिए बांध लिया, तो छोटे नीले ड्रैगन की साधना अब उसी के समान है जो दिव्य रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था है। इन सभी कारकों को मिलाकर देखें तो बोलने में सक्षम होना बहुत ही सामान्य बात है। लान तियान्हे ने उस नन्हे नीले अजगर को तभी देखा और मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। यह इतनी जल्दी अंडे से बाहर आ गया। ये तो एक अजगर है, एक ऐसा अजगर जो ब्लू स्टार पर बहुत पहले विलुप्त हो चुका है। उसे यह अजगर का अंडा कैसे मिला? छोटे नीले ड्रैगन ने लैंड तियान्हे के मन में उठ रहे विचारों को अनसुना कर दिया और एक ड्रैगन की दहाड़ लगाई। हथेली के आकार का वह छोटा सा शरीर लहराता हुआ लैंड तियान्हे की ओर उड़ गया। उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर लोगों को हंसी आ रही थी, लेकिन इस बार लैंड तियान्हे हंस नहीं सका। अजगर की दहाड़ सुनने के बाद उसका पूरा शरीर मानो जम गया था। अपने मन में चल रहे विचारों के अलावा वह एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था और केवल उस छोटे नीले अजगर को अपने करीब आते हुए देख सकता था। गर्जन। नन्हे नीले अजगर ने अपना मुंह खोला और काटने ही वाला था। पा हवा में उड़ रहे छोटे नीले अजगर को किनबुई ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ लिया और अपने हाथ में थाम लिया। छोटे नीले अजगर ने किनबुई को हैरानी से देखा और किनबुई ने समझाया, वह भोजन नहीं है। किनबुई की व्याख्या सुनकर नन्हा नीला अजगर नाखुशी से आह करने लगा और फिर किनबुई की बाहों में दुबक गया। जैसे ही नन्हा नीला अजगर किनबुई की बाहों में समा गया, लैंड तियान्हे के शरीर पर लगी जंजीरें तुरंत गायब हो गईं। हफ उसने एक लंबी सांस छोड़ी। इस समय वह बुरी तरह डरा हुआ था। जैसे ही छोटे नीले अजगर ने अपना मुंह खोला, उसे ऐसा लगा मानो उसने आकाश में 10,000 फीट लंबे शरीर वाले एक नीले अजगर को देखा, जिसकी 2 अजगर जैसी पुतलियां बड़ी लालटेन की तरह थीं और वह उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। किनबुई केवल छोटे नीले ड्रैगन की युद्ध शक्ति देखना चाहता था और जब उसने इस समय लैंड तियान्हे का प्रदर्शन देखा तो वह स्वयं को सिर हिलाने से रोक नहीं पाया और बोला, श्याओ किंग अभी अभी पैदा हुई है और अभी उतनी समझदार नहीं है। आपको डराने के लिए मुझे खेद है। किनबुई के क्षमा प्रार्थी चेहरे को देखकर लैंड तियान्हे ने हाथ हिलाते हुए कहा,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बार तो मेरी आंखें खुल ही गई हैं। हाँ हाँ। कुछ देर हंसने के बाद लैन तियान्हे ने गंभीर चेहरे से कहा, युवा स्वामी केन, ब्लू स्टार पर ड्रैगन बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि साधना जगत के पवित्र स्थानों में से एक कुल्लुन गुप्त क्षेत्र में भी केवल एक जियाओलोग ही बचा है। और इस जियाओलोग का अस्तित्व कुल्लुन गुप्त क्षेत्र को प्रतिवर्ष अनगिनत लाभ पहुंचा सकता है। जियाओलोग के रक्त से गोलियां बनाई जा सकती हैं और जियाओलोग की खाल से हथियार बनाए जा सकते हैं। अगर बाहरी दुनिया को पता चल जाए कि आपके हाथ में एक अजगर है तो इसके परिणाम। लान तियान्हे के बोलने से पहले ही किन बुई उनकी बात समझ गई और बोली, आपके इस स्नेहपूर्ण स्मरण के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह अजगर का अंडा कहां से मिला, लेकिन यह वास्तव में एक नीला अजगर है। नीला अजगर 4 संतों का मुखिया है और पूरे अजगर वंश में इसका बहुत विशेष महत्व है। किन बुई ने लैन तियान्हे की बातों में कोई दखल नहीं दिया। वह ड्रैगन वंश के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने किनारे खड़े होकर ध्यान से सुना। 4 संत हैं नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काला कछुआ। नीला ड्रैगन को कांगलोंग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वभाव से आक्रमण और आक्रमण में कुशल है और ड्रैगन वंश में इसका स्थान पैतृक ड्रैगन वंश के बाद दूसरे स्थान पर है। ड्रैगन वंश का सबसे निचला स्तर मछली का ड्रैगन में रूपांतरित होना है और उच्चतम स्तर जियाओलोग का ड्रैगन में रूपांतरित होना है। कुल्लुन गुप्त क्षेत्र में स्थित जियाओलोग हजारों वर्षों से साधना कर रहा है और कहा जाता है कि वह ड्रैगन में रूपांतरित होने की इस अवस्था में है। मुझे इसके ऊपर क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं है। संक्षेप में, जब तक आपकी साधना इतनी मजबूत न हो जाए कि आप साधना जगत को नीचा देख सकें, तब तक आपको इस नीले ड्रैगन को दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। लान तियान्हे ने किन बुई के हाथ में मौजूद आत्मा पत्थरों को पीछे धकेल दिया, अंतरिक्ष वलय से एक काला कार्ड निकाला और उसे किन बुई को देते हुए कहा, इसमें मौजूद धन तुम्हारे लिए पर्याप्त होना चाहिए। कुछ देर रुकने के बाद उसने अत्यंत गोपनीय छपे हुए गोपनीय फाइलों से भरा एक बैग निकाला और उसे किन बुई को सौंपते हुए कहा, मुझे लगता है कि इसमें जो कुछ भी दर्ज है उसमें आपकी बहुत रुचि होगी। किन बुई ने फाइल बैग खोला और उसे जल्दी से पलटकर देखा। उसमें जन्म से लेकर वर्तमान तक के अपने सभी जीवन कर्म दर्ज थे। जब किन बुई ने अपने जूनियर वर्ष का रिकॉर्ड देखा तो वह स्तब्ध रह गया और उसके शरीर से हत्या का इरादा अनियंत्रित रूप से उत्पन्न हो गया। काफी देर तक किन बुई की आंखों में आंसुओं की 2 लकीरें बनी रहीं और उसने मुंह से कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं इतने लंबे समय से जांच कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला, एक भी निशान नहीं। इसमें किन बुई के माता पिता के लापता होने का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज था। साधना जगत ने एक गुप्त क्षेत्र का पता लगाया, लेकिन कोई भी बाहरी बल का प्रयोग करके इस गुप्त क्षेत्र को खोलने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। अंत में उन्होंने सर्वसम्मति से सबसे क्रूर और साथ ही सबसे कम खर्चीली विधि यानी रक्त बलि का उपयोग करने का निर्णय लिया। उनमें से कुल्लुन गुप्त क्षेत्र के साधकों ने नश्वर दुनिया से कुछ मनुष्यों को बेतरतीब ढंग से पकड़कर उन्हें सौंप दिया, जिनमें किन बुई के माता पिता भी शामिल थे। डिंग महाकाव्य मिशन शुरू। 1 वर्ष के भीतर पेंगलाई गुप्त क्षेत्र प्राप्त करें, विफल होने पर उसे नष्ट कर दिया जाएगा। मिशन पुरस्कार, मध्यवर्ती वीरान शरीर, 50 विशेषता अंक, टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा। डिंग युद्ध मिशन शुरू। 1 वर्ष के भीतर कुल्लुन गुप्त क्षेत्र को नष्ट करो, विफल होने पर पूरी तरह नष्ट करो। मिशन पुरस्कार, 80 9 गुण कलाओं का खंड 1, 50 विशेषता अंक। कुल्लुन गुप्त क्षेत्र, तुम मृत्यु के योग्य हो, किन बुई ने घातक इरादे से कहा। जल्द ही किन बुकी शांत हो गई और उसने लैन तियान्हे से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। किन बुकी को इतनी जल्दी नफरत से उबरते देख लैन तियान्हे के मन में किन बुकी के प्रति और भी अधिक सम्मान जागा और उसने कहा, मेरे लैन परिवार को हाल ही में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उसे तत्काल विदेशी सहायता की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं न्याय का मुखौटा पहने इन पाखंडियों के समूह से लंबे समय से असंतुष्ट हूँ। किन बुकी ने लैन तियान्हे को घूरते हुए कहा, इस फाइल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपके लैन परिवार का मेरे साथ हुए आकस्मिक मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं है। लान तियान्हे ने सवाल से बचने की कोशिश नहीं की और खुलकर स्वीकार किया, ये कहना गलत होगा कि हमारी कोई योजना नहीं है, लेकिन आप जैसे किसी व्यक्ति का दुश्मन बनना बुद्धिमानी नहीं है। मेरा लैन परिवार आपके प्रतिशोध में आपकी मदद करने को तैयार है, बस यही आशा है कि भविष्य में कभी जब लैन परिवार को किसी चीज की जरूरत होगी तो आप उनकी सहायता कर सकेंगे। ठीक है, किन बुकी ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। कुल्लुन गुप्त क्षेत्र पर शून्य शोधन के शिखर पर स्थित 3 विशेषज्ञों का संयुक्त नियंत्रण है। उनके नीचे कुल्लुन 7 है और मार्क्विस वो कुल्लुन 7 में से एक है। इस बात की पूरी संभावना है कि आपके माता पिता की हत्या के लिए वो परिवार ही जिम्मेदार था। वो परिवार का असली नियंत्रक वो ज्ञानकुन है जो मार्क्विस वो के पिता हैं और जिन्होंने बहुत पहले ही शून्य शोधन के शिखर को प्राप्त कर लिया था। साधना जगत में 3 प्रमुख पवित्र भूमि है, कुल्लुन गुप्त क्षेत्र, अग्नि बादल गुप्त क्षेत्र और जल चंद्रमा गुप्त क्षेत्र। मेरे लैन परिवार के पूर्वज अग्नि बादल गुप्त क्षेत्र के नियंत्रकों में से एक है। जल चंद्रमा गुप्त क्षेत्र केवल महिला शिष्यों की भर्ती करता है और साधना जगत के संघर्षों में शायद ही कभी भाग लेता है। लान तियान्हे के बोलने के बाद किन बुकी को ब्लू स्टार साधना जगत की सामान्य समझ प्राप्त हुई। सर्वप्रथम, तीनों गुप्त लोगों की युद्ध शक्ति की अधिकतम सीमा शून्य शोधन के शिखर पर है। दूसरे, ब्लू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा लंबे समय से समाप्त हो चुकी है और रूपांतरण भगवान की अवस्था पहले से ही साधना जगत का मुख्य आधार है। यदि कोई व्यक्ति शून्य शोधन के चरण तक पहुंच जाता है तो वह एक बड़ा नाम बन सकता है। उदाहरण के लिए मार्क्विस वो शून्य शोधन के प्रारंभिक चरण में साधना संघ के अध्यक्ष बन गए। एस सिटी कल्टीवेटर एसोसिएशन की शाखा। लान तियान्हे लगातार किन बुकी को सुर्खियों से बचने के लिए एस सिटी छोड़ने के लिए मनाती रही। किन बुकी का रवैया दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा देखकर उसने और कुछ नहीं कहा और अपने अधीनस्थों को बाहर जाकर सबसे अच्छा खाना खरीदने का आदेश दिया। 15 मिनट बाद किन बुकी ने अपने सामने सजी हुई मेज पर रखे व्यंजनों पर नजर डाली। नन्हा नीला अजगर खुशबू सूंघते ही किन बुकी की बाहों से बाहर निकल आया था। उस समय वह लार टपका रहा था और चमकती आंखों से मेज पर रखे व्यंजनों को घूर रहा था। हिचकिचाओ मत, खाओ, किन बुकी ने छोटे नीले ड्रैगन से कहा। किन बुकी की अनुमति मिलने के बाद छोटा नीला अजगर स्विश की आवाज के साथ भुने हुए मुर्गे पर उड़ गया। उसने अपना मुंह खोला और भुने हुए चिकन को काट लिया और सारी हड्डियां और मांस खा गया। 10 सेकंड से भी कम समय में एक भुना हुआ चिकन लिटिल एजो ड्रैगन के पेट में चला गया। अपनी चॉपस्टिक उठाते हुए किन बुकी ने कुछ साधारण निवाले लिए और रुक गया। रूपांतरण के ईश्वरीय चरण तक पहुंचने के बाद सांसारिक दुनिया में साधारण भोजन मुंह चबाने जैसा लगने लगा।
इसका यह अर्थ नहीं है कि उच्च स्तर की साधना प्राप्त करने वाले साधकों को स्वादिष्ट भोजन आकर्षित नहीं करता। साधना बढ़ने के साथ साथ साधारण भोजन में अशुद्धियां अधिक हो जाती हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर नगण्य हो जाता है। केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर चीजें ही उनकी नजरों को आकर्षित कर सकती हैं, और ये सभी प्राकृतिक खजाने हैं। लान तियान्हे ने भी कुछ निवाले लिए और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसने अपने स्पेस रिंग से शराब का एक जार निकाला, मिट्टी की सील तोड़ दी और शराब की सुगंध बाहर फैल गई। जार से क्रिस्टल क्लियर वाइन को एक कटोरे में डाला गया और किनबुकी को सौंपते हुए कहा गया, भाई किन, ये शराब मैंने खुद बनाई है। ये सांसारिक शराब से कई गुना ज्यादा कड़क है, कृपया इसे पीजिए। किनबुकी ने शराब का कटोरा उठाया और उसे एक ही घूंट में पी गया। जब उसने तेज शराब को अपने मुंह में डाला तो उसमें फलों की तेज सुगंध थी। उसे निगलने के बाद गले से गुजरते हुए धीरे धीरे जलन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में भयंकर आग जल रही हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पेट शांत हो गया। वाह, बढ़िया शराब, किनबुकी ने प्रशंसा की। हाँ भाई, इस शराब के घड़े को मैंने 300 साल से भी ज्यादा समय तक बनाया है। मैं आम लोगों को इसे पीने नहीं दे सकता। लान तियान्हे हंसा। बोलने के बाद उसने अपने कटोरे में रखी शराब एक ही घूंट में पी ली और अंतरिक्ष वलय से शराब का एक और घड़ा निकालकर किनबुकी को देते हुए कहा, कटोरे से पीने से संतुष्टि नहीं मिलती, घड़े से पियो। जैसे ही वे दोनों बढ़िया शराब का स्वाद ले रहे थे, लिटिल एजो ड्रैगन मेज पर रखे अधिकांश व्यंजन पहले ही खा चुका था। डकार, एक जोरदार डकार के बाद छोटा नीला अजगर किनबुकी के कंधे पर लौट आया। किनबुकी के सामने रखी उत्तम शराब को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। नन्हे नीले ड्रैगन का ये रूप देखकर लान तियान्हे हंस पड़ा। उसने शराब का एक और घड़ा निकाला, मिट्टी की सील तोड़ी और उसे किनबुकी के सामने रख दिया। छोटा नीला अजगर शराब के घड़े में गोता लगा गया। शराब के घड़े से ग्लग ग्लग की आवाज आई। जल्द ही भोजन और पैसे तृप्त छोटा नीला अजगर शराब के घड़े से बाहर उड़ गया और किनबुकी की बाहों में गिरकर गहरी नींद में सो गया। लिटिल एजो ड्रैगन की खाने की आदतों को देखकर किनबुकी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, मैंने आपको हंसा दिया भाई। कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार किसी नीले ड्रैगन को कुछ खाते देखा है, ये वाकई बहुत अलग है। लान तियान्हे हंसी। दावत के बाद मेहमान खुश थे। भाई, मेरे साथ रहो, अगर वो परिवार आता है तो मैं उनसे निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लान तियान्हे ने कहा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद भाई, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, किनबुकी ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। लान तियान्हे कुछ कहने ही वाली थी कि शाखा के बाहर से एक तेज आवाज आई। टकराना। एक आकृति खिड़की तोड़कर अंदर घुस आई और नीचे किनबुकी और लान तियान्हे को देखकर गुस्से से चिल्लाई, लान तियान्हे, शियुवेन की मृत्यु वास्तव में आपके लान परिवार से संबंधित है। इस व्यक्ति को देखकर लान तियान्हे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, वुजाई, मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। शियुवेन की मौत का मेरे लान परिवार से क्या लेना देना है? हम नीचे चाकू पकड़े हुए बच्चा ही शियुवेन का हत्यारा है। मुझे तुम दोनों के बीच कोई तनाव नजर नहीं आ रहा है। सबूत निर्णायक हैं, देखते हैं तुम्हारा लान परिवार इसे कैसे समझाता है, वुजाई ने निर्दयता से कहा। मैं लान तियान्हे कुछ कहने ही वाला था कि किनबुकी ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्लैंग, किलिंग लाइफ ब्लेड निकालते हुए किनबुकी ने हवा में ही वुजाई की ओर देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि यह स्पष्टीकरण पर्याप्त है? एक मामूली नादान कलाकार मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है तो तुम्हें सचमुच जीना या मरना नहीं आता। आज तुम्हारी मृत्यु तिथि है, वुजाई चिल्लाया। किनबुकी ने वुजाई को ऐसे देखा जैसे वह कोई मृत व्यक्ति हो और फुसफुसाते हुए कहा, जीवन मृत्यु के क्षेत्र का संहार। किलिंग लाइफ ब्लेड की नोक पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने के बाद वह तेजी से एक उंगली की मोटाई के बराबर एक गहरे प्रकाश स्तंभ में तब्दील हो गई। नहीं, किनबुकी की धीमी चीख के साथ अंधेरे प्रकाश का स्तंभ तेजी से वुजाई की ओर उड़ गया। वुजाई का दिल कांप उठा, कितनी तेज गति है। लेकिन उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई और कहा, यह तो महज एक चाल है, तुम इसका इस्तेमाल खुद को शर्मिंदा करने के लिए करने की हिम्मत करते हो। ये कहने के बाद उसने अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए अपने सामने मिट्टी के पीले रंग की एक ढाल बना ली। नीचे खड़े लान तियान्हे ने धरती के पीले रंग की ढाल देखी और मन ही मन कहा, वो परिवार की गुप्त शुभानुवांग ढाल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्कस वो इसे उसे सौंप देंगे। यह लड़ाई वाकई कठिन है। मृत्यु मौन द्वारा संघनित अंधकार में प्रकाश स्तंभ वुजाई की ढाल की ओर उड़ा और बिना किसी अवरोध के उससे होकर गुजर गया, मानो पृथ्वी पीली ढाल कागज की बनी हो। चे उंगली के आकार का गहरा प्रकाश स्तंभ वुजाई के हृदय को भेदते हुए उसके शरीर में कटोरे के आकार का रक्त का छेद छोड़ गया। वुजाई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नतीजा ऐसा होगा। उसने तो दूसरी तरफ से एक भी चाल नहीं चली थी। अपने जीवन के अंत में वुजाई ने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? वुजाई की सांस फूलने के बाद उसका शरीर हवा में ही जमीन पर पटक दिया गया। टकराना। लान तियान्हे ने वुजाई के शरीर को देखा और सपने में खोए हुए अंदाज में अपना चेहरा थपथपाते हुए कहा, रूपांतरण देवता के प्रारंभिक चरण को एक ही प्रहार में मार गिराया। कितनी भयानक शक्ति है। उन्हें अभी भी याद था कि कुछ समय पहले तक किनबुकी अभी भी नवजात आत्मा अवस्था में थे। एक दिन से भी कम समय में उनकी शक्ति में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता था? अब उसे किनबुकी के आत्मविश्वास का स्रोत समझ आ गया है। अगर उसके पास इतनी शक्ति होती कि वह रूपांतरण देवता के प्रारंभिक चरण को एक ही प्रहार में मार गिरा सकता, तो उसे वो परिवार के पीछा करने का डर नहीं होता। वुजाई को मारने के बाद किनबुई ने लान तियान्हे को विदाई दी। जाने से पहले लान तियान्हे ने किनबुई को ध्वनि संचारण करने वाला एक जैड ताबीज और कुल्लुन गुप्त क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी से भरा एक दस्तावेज सौंपते हुए कहा, यह दस्तावेज कुल्लुन गुप्त क्षेत्र के बारे में वह जानकारी है जो मेरे लान परिवार ने हजारों वर्षों में एकत्रित की है। यह ध्वनि संचारित करने वाला जैड ताबीज मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है। किनबुई ने उसे लिया और अपने भंडारगृह में रखते हुए कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। लान तियान्हे ने कहा, कुल्लुन गुप्त क्षेत्र के लिए तुम्हारी शक्ति अभी बहुत कम है। याद रखना, जल्दबाजी मत करना। अगर तुम्हें लान परिवार की मदद की जरूरत हो तो मुझसे कभी भी संपर्क कर लेना। ठीक है। लान तियान्हे किनबुई को जाते हुए देखकर काफी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहा और उसने गर्व भरे लहजे में कहा, अब वो परिवार की तो खैर नहीं। हाँ। किनबुई के जाने के बाद उसने रास्ते में लान तियान्हे द्वारा भेजी गई जानकारी देखी और एक जगह को काफी देर तक घूरते हुए कहा, यह यहाँ है। 1 घंटे तक उड़ान भरने के बाद किनबुई धीरे धीरे नीचे उतरा और अपने नीचे फैले हुए पहाड़ों को देखने लगा। कुल्लुन पर्वत, कुल्लुन गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार। कुल्लुन पर्वत में एक संप्रदाय है जिसका नाम है
कुनलुन संप्रदाय। ये कुनलुन गुप्त क्षेत्र की प्रत्यक्ष वंशज शक्तियों में से एक है। कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वो हो है जो वर्तमान में साधना संघ के अध्यक्ष हैं। वो हो इस समय क्योटो में है। उप संप्रदाय प्रमुख वुबा कुनलुन संप्रदाय में तैनात हैं और उनकी साधना रूपांतरण देव स्तर के मध्य चरण में है। किनबुई के यहाँ आने का उद्देश्य अग्रिम रूप से थोड़ा ब्याज एकत्र करना है। प्राप्त जानकारी के मार्गदर्शन का पालन करते हुए किनबुई ने शीघ्रता और सटीकता से कुनलुन संप्रदाय का स्थान खोज लिया। अपने सामने मौजूद भव्य पर्वतीय द्वार को देखते हुए किनबुई आगे बढ़ा। पर्वत द्वार के बाएं और दाएं ओर तलवार लिए एक एक शिष्य खड़ा था। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, कौन है भाई? क्लैंग। किनबुई ने किलिंग लाइफ ब्लेड को बाहर निकाला, जमीन पर पैर पटका और तुरंत दोनों शिष्यों के पास आ गया। तलवार की पिछली नोक दोनों की गर्दन पर लगी और वे तुरंत बेहोश हो गए। कई मामलों में वध करना वास्तव में समस्याओं का सरल और सीधा समाधान हो सकता है, लेकिन किनबुई ने उन लोगों को नहीं मारा जिनका उससे कोई सीधा द्वेष नहीं था। वह चुपके से पहाड़ी द्वार से अंदर घुस गया, गश्त कर रहे शिष्यों को चकमा दिया और एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने अन्य शिष्यों से अलग कपड़े पहने हुए थे। क्लैंग। किलिंग लाइफ ब्लेड की तेज धार उस आदमी के गले पर थी और किनबुई ने ठंडे स्वर में कहा, कुनलुन संप्रदाय में तुम्हारी क्या पहचान है? किनबुई के क्रूर चेहरे को देखकर उस व्यक्ति ने घबराकर निकलते हुए हकलाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कुनलुन संप्रदाय का सच्चा शिष्य हूँ। सच्चा शिष्य? किनबुई ने कुछ संदेह के साथ पूछा। कुनलुन संप्रदाय को बाहरी शिष्यों, आंतरिक शिष्यों और सच्चे शिष्यों में विभाजित किया गया है। मैं एक सच्चा शिष्य हूँ जिसे मेरे परिवार ने बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थरों से रिश्वत देकर प्राप्त किया था, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। मुझे अपने कुनलुन संप्रदाय के खजाने के मंडप में ले चलो, किनबुई ने कहा। अपने गले पर ठंडी तलवार का एहसास होते हुए भी उस आदमी ने जरा भी संकोच नहीं किया और कहा, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। वह व्यक्ति आगे आगे चल रहा था और किनबुई उसके पीछे पीछे चल रहा था और लगभग 15 मिनट तक कुनलुन संप्रदाय में बाएं और दाएं घूमता रहा। उस व्यक्ति ने अपने सामने बने 2 मंजिला मंडप की ओर इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ हैं। टकराना। चाकू का पिछला हिस्सा उस आदमी की गर्दन पर लगा और वह आदमी आंखें घुमाते हुए तुरंत बेहोश हो गया। किनबुई ने अपनी पैनी नजर से मंडप के अंदर देखा। मंडप की रखवाली करने वाला व्यक्ति नवोदित आत्मा के चरम स्तर पर पहुंचा एक बुजुर्ग था। अपनी सारी आभा छुपाते हुए किनबुई ने चुपचाप खजाने के मंडप का द्वार खोला और अंदर चले गए। मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग वुबाओ अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। उन्हें किनबुई के घुसपैठ का पता ही नहीं था। खजाने के मंडप में प्रवेश करने के बाद पूरी पहली मंजिल हथियारों और गोलियों से भरी हुई थी जिनका उपयोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और गोल्डन कोर क्षेत्रों में साधना करने वाले लोग करते थे। जरा भी शिष्टाचार दिखाए बिना उसने उन सभी चीजों को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। पहली मंजिल की तलाशी लेने के बाद वह दूसरी मंजिल पर आया। मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग वुबाओ को दूसरी मंजिल के बीच में पालथी मारकर बैठे देखकर किनबुई ने किलिंग लाइफ ब्लेड निकाला और आगे बढ़ा। कौन? वुबाओ ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से चिल्लाया। वही जो तुम्हें मार डालेगा, किनबुई ने उत्तर दिया। क्लैंग। किलिंग लाइफ ब्लेड ने वुबाओ के दिल को भेद दिया और किनबुई की कलाई थोड़ी सी कांप उठी, जिससे दिल चूर चूर हो गया। किनबुई का इरादा वो परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों को छोड़ने का नहीं था। कुनलुन गुप्त क्षेत्र की ओर से रक्त बलि की अध्यक्षता वो परिवार ने ही की थी। वो परिवार के लिए उनके माता पिता की मृत्यु का गहरा संबंध है। दूसरी मंजिल पूरी तरह से खाली थी, वहां कोई कीमती सामान नहीं था। उसने वुबाओ के शरीर से अंतरिक्ष वलय निकाला और अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच की। अंतरिक्ष वलय के अंदर आत्मा पत्थरों के बक्से, सैकड़ों नवजात आत्मा क्षेत्र के हथियार और सैकड़ों नवजात आत्मा क्षेत्र की गोलियों की बोतलें थीं। ऐसा लगता है कि सारी कीमती चीजें इसी अंगूठी में है। एक बार नवजात आत्मा के क्षेत्र में पहुंचने पर उपयोग किए जाने वाले हथियारों और गोलियों का मूल्य स्वर्णकोर क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक होगा, इसलिए उन्हें शरीर के करीब रखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके अलावा इस अंगूठी में उसे कुछ ऐसा भी मिला जिसने किनबुई की आंखों में चमक ला दी। वह था कुनलुन संप्रदाय का पूरा नक्शा। खजाने के मंडप से बाहर निकलते हुए किनबुई ने नक्शे का अनुसरण करते हुए हथियार शोधन कक्ष की ओर प्रस्थान किया। कुनलुन संप्रदाय के सभी हथियार इसी हॉल से आते थे और उन्हें परिष्कृत करने के बाद खजाना मंडप में भेज दिया जाता था। हथियार निर्माण सभागार के स्वामी को सचेत किए बिना किनबुई ने पूरे हथियार निर्माण सभागार को खाली कर दिया और उसे अपने भंडारण स्थान में रख दिया। पहले से तैयार किए गए हथियारों के अलावा हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कई तरह के अयस्क और कुछ अर्ध तैयार उत्पाद भी मौजूद थे। इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए कुनलुन संप्रदाय का रसायन शास्त्र कक्ष भी किनबुई की खोज से नहीं बच सका। जब वह पशु नियंत्रण कक्ष में पहुंचा तो किनबुई अपने सामने मौजूद जीवित राक्षसों को देखकर थोड़ा चिंतित हो गया। सिस्टम की भंडारण क्षमता जीवित प्राणियों को रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी क्षण नन्हा नीला अजगर किनबुई की बाहों से बाहर निकल आया। अपने सामने मौजूद राक्षसों को देखकर उसके मुंह के कोने से चमकदार लाल टपकने लगी। क्या तुम खाना चाहते हो? किनबुई ने छोटे नीले ड्रैगन से पूछा। नन्हे नीले ड्रैगन ने अपने छोटे पंजों से अपना पेट थपथपाया और मीठी आवाज में कहा, भूखा हूं टिलर। किनबुई हमेशा से ही लिटिल एजो ड्रैगन की भूख को लेकर थोड़ा असमंजस में रहता था। एस सिटी में लैन त्यान्हे द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों की मेज 10 वयस्कों के खाने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी, लेकिन नन्हा नीला अजगर, जिसका शरीर हथेली से थोड़ा ही बड़ा था, ने जबरदस्ती उसका 70 से 80% हिस्सा खा लिया। खैर, वह इसे छीन नहीं सकता था, इसलिए किनबुई ने उत्साहवर्धक स्वर में कहा, जितना खा सकते हो उतना खाओ। किनबुई की अनुमति मिलने के बाद छोटे नीले अजगर ने अपना मुंह खोला और अपने सामने मौजूद राक्षसों की ओर अजगर की दहाड़ लगाई। गरजना टिलर। ड्रैगन की दहाड़ के बाद छोटे नीले ड्रैगन ने निगलने का इशारा किया और हिचकी ली। हिक। अभी अभी बीस्ट कंट्रोल हॉल में मौजूद जीवित राक्षसों को देखकर ऐसा लगा जैसे लिटिल एजो ड्रैगन की दहाड़ के बाद वे सभी अचानक गायब हो गए। किनबुई ने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये राक्षस कहाँ गए? छोटे नीले अजगर ने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, स्वामी, यहाँ। लिटिल एजो ड्रैगन का प्रदर्शन देखकर किनबुई को अचानक याद आ गया कि सिस्टम में पैसे के बदले पूर्ण मूल्य का क्या मतलब होता है। जब लिटिल एजो ड्रैगन का पेट भर गया तो वह किनबुई की बाहों में वापस नहीं लौटा, बल्कि उसके कंधे पर खड़ा हो गया। कुनलुन संप्रदाय में तलाशी के लिए बीस्ट कंट्रोल हॉल आखिरी जगह थी। सभी राक्षसों को लिटिल एजो ड्रैगन खा चुका था, इसलिए वहां रुकने का कोई खास महत्व नहीं था। किनबुई कुनलुन संप्रदाय के ऊपर आकाश में उड़ गया
उसने अपनी जीवन नाशक तलवार निकाली और कुनलुन संप्रदाय के मुख्य हॉल की ओर वार किया। जीवन मृत्यु के क्षेत्र का संहार। किलिंग लाइफ ब्लेड की नोक पर एक गहरा प्रकाश प्रकट हुआ, जो तेजी से फैलकर प्रकाश के एक ऐसे स्तंभ में तब्दील हो गया जो कुनलुन संप्रदाय के मुख्य हॉल को ढकने के लिए काफी बड़ा था। काटना। किनबुई हल्के से चिल्लाया। प्रकाश का वह काला स्तंभ कुनलुन संप्रदाय के मुख्य हॉल की ओर उड़ गया। बूम, एक जोरदार आवाज हुई। जमीन से अनगिनत धूल उड़ उठी। कुनलुन संप्रदाय का मुख्य हॉल अब खंडहर में बदल चुका था। मेरे कुनलुन संप्रदाय में कौन दुस्साहस करने की हिम्मत करता है? अपनी जान जोखिम में डालकर भागो। कुनलुन संप्रदाय से एक व्यक्ति गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए किनबुई ने कहा, कुनलुन संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख वूबा। हाँ, सही कहा। तुम कौन हो? मेरे कुनलुन संप्रदाय के मुख्य हॉल को नष्ट करना अक्षम्य है, वूबा ने क्रोधित होकर कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके मुंह से अंगूठे के आकार की एक उड़ती हुई तलवार निकली। कुनलुन गुप्त तकनीक अमर तलवार को डुबाना। मरना। हवा में उड़ती हुई तलवार बड़ी होती गई। 1 इंच, 2 इंच, ये 3 फीट से अधिक लंबा हो गया और इसने किनबुई को मार डाला। क्लैंग। किलिंग लाइफ ब्लेड ने उड़ती हुई तलवार पर वार किया और टक्कर से निकली चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। तलवार से एक जबरदस्त बल उत्पन्न हुआ और किनबुई ने उस बल को पूरी तरह से रोकने के लिए 3 कदम पीछे हट गए। देखो तुम कितनी तलवारों का सामना कर सकते हो, मर जाओ। कुनलुन गुप्त तकनीक अमर तलवार से हत्या। उसके मुंह से एक और तलवार निकली, जो तेजी से बढ़कर 3 फीट लंबी हो गई और किनबुई पर हमला कर दिया। दोनों तलवारों ने बेहद अच्छा तालमेल बिठाया और किनबुई को कुछ दबाव महसूस हुआ। जीवन का संहार। वध। जीवन नाशक तलवार को पकड़े हुए किनबुई चिल्लाया। किलिंग लाइफ ब्लेड तेज गति से कंपन करते हुए दोनों तलवारों की ओर बढ़ा। क्लैंग, क्लैंग। धातुओं के टकराने की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। बूम, बूम। किनबुई की पूरी ताकत के तहत किलिंग लाइफ ब्लेड ने सीधे दोनों तलवारों को काटकर दूर कर दिया। वूबा का गुलाबी रंग का चेहरा पल भर में अस्वस्थ रूप से पीला पड़ गया और उसने झट से उस तलवार को संभाला जो दूर जा गिरी थी। वूबा के मुंह में खून का स्वाद आ गया। उसका मन तलवार से जुड़ गया था। जब तलवार चलाई गई तो उसे कुछ आंतरिक चोटें भी आईं। कुनलुन गुप्त तकनीक अमर तलवार का नाश। कुनलुन गुप्त तकनीक अमर तलवार को फंसाना। उसके मुंह से 2 और तलवारें निकली और किनबुई पर हमला कर दिया। मेरे लिए मर जाओ, वूबा चिल्लाया। क्लैंग, 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 क्लैंग। 4 तलवारों के हमले के तहत किनबुई का दबाव तेजी से बढ़ गया। जीवन का संहार नरसंहार। किलिंग लाइफ ब्लेड तेज गति से कंपन करते हुए उनके बीच मौजूद ट्रैपिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड की ओर वार करने लगा। क्लैंग। एक ही वार से ट्रैपिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड सिर्फ हिल गई। जीवन का संहार विनाश। घटते चंद्रमा ने चारों तलवारों को अपने आवरण में ले लिया। क्लैंग, क्लैंग। खटखट। घटा हुआ चंद्रमा गायब हो गया और चारों तलवारें पहले की तरह ही अच्छी स्थिति में थीं। वूबा द्वारा चारों तलवारें मुक्त करने के बाद प्रत्येक तलवार की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। लगातार 2 हमले विफल होने के बाद किनबुई की आंखें सिकुड़ गईं। अपनी पूरी ताकत जुटाकर किनबुई चिल्लाया। जीवन मृत्यु के क्षेत्र में हत्या। किलिंग लाइफ ब्लेड की नोक पर एक हल्की रोशनी एकत्रित हुई, जो तेजी से एक उंगली के आकार के प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गई। मेरे लिए इसे कंप्रेस करो। एक भीषण भूकंप के बाद उंगली के आकार का प्रकाश स्तंभ सिकुड़कर बाल की मोटाई जितना पतला हो गया। वूबा को उस बाल के समान पतले अंधेरे प्रकाश से अत्यधिक खतरा महसूस हुआ। पलायन। यह विचार वूबा के मन में आया और कभी मिटाया नहीं जा सका। उसने अपने मन से चारों तलवारों को नियंत्रित करते हुए किनबुई पर हमला जारी रखा। किनबुई ने भागते हुए वूबा को देखा और कहा, क्या अब भागने में थोड़ी देर नहीं हो गई है? काटना। किनबुई निर्णायक रूप से चिल्लाया। बाल के समान पतली काली रोशनी तेजी से किलिंग लाइफ ब्लेड की नोक से अलग हुई और वूबा पर हमला कर दिया। अंधेरे प्रकाश ने हवा में तीर जैसी आवाज पैदा की। स्विश। वूबा का शरीर आकाश से नीचे गिरा और धीरे धीरे उसकी भौं के बीचों बीच एक बाल जितना पतला घाव उभर आया। धड़ाम। शरीर नीचे गिरा। वूबा की मृत्यु के बाद चारों तलवारें भी एक ही समय में नियंत्रण से बाहर हो गईं और किनबुई ने उन्हें छीनकर भंडारण स्थान में रख दिया। वूबा के शरीर से अंतरिक्ष वलय लेकर किनबुई उड़ गया। उसकी आवाज कुनलुन संप्रदाय में गूंज उठी। उदार उपहार के लिए धन्यवाद। किसान संघ का मुख्यालय। वू हो ने अपने अधीनस्थ द्वारा लाई गई जानकारी को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। उनमें हत्या का इरादा भर गया और उसने कहा, वू जाई मर चुका है। महोदय, संप्रदाय के भीतर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना भेजी गई है। बेहतर होगा कि आप स्वयं उस पर एक नजर डाल लें। वो कोई ने बदल से जानकारी सौंप दी। इस अत्यावश्यक सूचना को पढ़ने के बाद वो हो का चेहरा इतना उदास हो गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उससे पानी टपकने लगेगा। किन बहुत बढ़िया, शानदार। वो जाई को मारने के बाद उसने मेरे कुनलुन संप्रदाय में जाकर उप संप्रदाय प्रमुख वूबा को मारने की हिम्मत भी की। ये खबर सबको फैला दो। वो परिवार की सारी सेना इस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखे। जैसे ही यह व्यक्ति दिखाई दे मुझे तुरंत सूचित करो। मैं खुद इस व्यक्ति को पकड़ूंगा। वो हो के शब्दों में 3 भाग वास्तविक क्रोध और 7 भाग अभिनय था। स्वयं कार्रवाई करने का वास्तविक कारण अंततः यह था कि वह किन्ही के शरीर पर होने वाली आकस्मिक मुलाकात की लालसा रखता था। किन्ही के कुनलुन संप्रदाय छोड़ने के बाद उसने कुनलुन संप्रदाय से प्राप्त सभी चीजें तुरंत सिस्टम स्टोर को सौंप दी ताकि उन्हें अंकों में बदला जा सके। वस्तुओं के कुल मूल्य की गणना की जा रही है। कुल मूल्य 250 अंक। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले 250 अंक प्राप्त हुए, जो कि 25 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। कुनलुन संप्रदाय से काफी प्रचुर मात्रा में स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए। अगर ऐसा कुछ और बार हो जाए तो मेरी साधना जल्द ही शून्य शोधन स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगी। किन्ही ने मन ही मन सोचा। लेकिन इस बारे में सोचने पर यह व्यवहारिक नहीं लगता। इस बार उसे इतना लाभ इसलिए मिला क्योंकि दूसरा पक्ष तैयार नहीं था। अगली बार तैयारी के साथ शायद ऐसा न हो। चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद 10 सिस्टम स्टोर पॉइंट्स के बदले 1 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। तीसरे स्तर में 1 एट्रीब्यूट पॉइंट के लिए 5 सिस्टम स्टोर पॉइंट की तुलना में यह वृद्धि पूरी तरह से 1 गुना है। किन्ही ने दुकान में मौजूद विभिन्न खजानों को देखा, थोड़ा सोचा और चौथे स्तर के तात्कालिक गति ताबीज के बदले 100 अंक खर्च कर दिए। शेष 150 अंकों को गुणों के बदले में दे दिया गया। कुल मिलाकर 15 गुण अंक प्राप्त हुए। चौथे स्तर के तात्कालिक गति ताबीज के लिए अदला बदली करने का कारण यह है कि यह चीज नाजुक क्षणों में जान बचा सकती है।
अपने आप में सभी विशेषताओं को जोड़ने के बाद उसने व्यक्तिगत जानकारी पैनल खोला। नाम केन यी, स्वर्गीय निर्जन शरीर, प्रारंभिक स्तर, सभी विशेषताओं का प्रवर्धन 5%, संवर्धन चौथा स्तर, रूपांतरण का मध्य चरण 134/200, संख्या 134, गति 134, सहन शक्ति 134, आक्रमण क्षमता 134, रक्षा क्षमता 134, भाग्य 134, किलिंग ब्लेड चौथा स्तर 134/200, आक्रमण क्षमता 134, किलिंग ब्लेड तकनीक तीसरा स्तर 100/100 बाद के हिस्से गायब हैं, इसलिए इसे पार करना संभव नहीं है। आक्रमण क्षमता 100, एजर ड्रैगन चौथा स्तर 134/200, उसकी साधना अभी मुश्किल से रूपांतरण देवता के मध्य चरण तक ही पहुंची थी और केन यी अपने मन में अपनी अगली योजना बना रहा था। वो परिवार का मुख्यालय कुनलुन गुप्त क्षेत्र में है और वह निश्चित रूप से इस समय उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, और धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वो परिवार की अधिकांश संपत्ति चांगलिंग में स्थित है। चांगलिंग जाओ। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद केन यी उठा और चांगलिंग की ओर चल पड़ा। किसान संघ का मुख्यालय। महोदय, केन यी चांगलिंग में प्रकट हुआ है और वर्तमान में हमारे वो परिवार की संपत्ति को मनमाने ढंग से नष्ट कर रहा है। वो कोई ने चांगलिंग शहर से मिली जानकारी को हाथ में लिए हुए कहा। वो हो बेहद खुश हुआ और सोचने लगा, अच्छा हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आ जाएगा। जैसा सोचा था वह अभी बहुत छोटा है और ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता। वो कोई को कुछ शब्दों में समझाने के बाद वो हो ने जल्दी से कल्टीवेटर एसोसिएशन छोड़ दिया और चांगलिंग की ओर चल पड़ा। चांगलिंग में वो परिवार की एक गिरवी दुकान। गिरवी की दुकान का प्रभारी व्यक्ति एक साधारण असभ्य व्यक्ति है और इस समय उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने स्वयं केन यी को ऊंचाई से नीचे उड़ते हुए और बिना कुछ कहे गिरवी की दुकान में जाते हुए देखा। ब्लू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा लंबे समय से समाप्त हो चुकी है और आम लोग साधना करने के लिए इसके संपर्क में नहीं आ सकते। केन यी को देवता की तरह आकाश से उतरते देख उनके हृदय में उत्पन्न सदमे की कल्पना की जा सकती है। गिरवी की दुकान सोने चांदी के गहनों, विलासिता की वस्तुओं आदि से भरी पड़ी है। यहाँ कोई भी आध्यात्मिक पत्थर, प्राकृतिक खजाने आदि नहीं है जो साधकों की नजर में वास्तव में मूल्यवान होते हैं। बिना किसी शिष्टाचार के केन यी ने ये सारी चीजें अपने भंडारण स्थान में रख दी। वो परिवार की अधिकांश संपत्ति विभिन्न काले बाजारों और तस्करी के माध्यम से प्राप्त की गई है, इसलिए केन यी ने उनकी बदकिस्मती का फायदा उठाया। केन यी द्वारा सामान लेने के बाद बड़े बड़े टैटू वाले काले कपड़े पहने कई हटे कट्टे आदमी गिरवी की दुकान से बाहर निकले। ये लड़का कहाँ से आया है, यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। गिरवी की दुकान का प्रभारी व्यक्ति प्रमुख बलवान व्यक्ति को लगातार आंख मार रहा था। जैसे ही प्रमुख शक्तिशाली व्यक्ति प्रभारी व्यक्ति के चेहरे के भावों को असमंजस में देख रहा था, केन यी ने अपना कदम उठाया। गिरवी की दुकान में मौजूद सभी लोगों को पल भर में बेहोश करते हुए केन यी मुड़ा और गिरवी की दुकान से बाहर निकल गया। इसी पद्धति को दोहराते हुए चांगलिंग में वो परिवार के अधिकांश उद्योग केन यी के चंगुल से नहीं बच पाए। वह इतनी सटीक चोट इसलिए पहुंचा सका क्योंकि उसे लैंड तियान्हे द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी। केन यी ने मन ही मन आह भरी और कहा, जो व्यक्ति आपको सबसे अच्छी तरह जानता है वही हमेशा आपका प्रतिद्वंदी होता है। लान तियान्हे द्वारा दी गई जानकारी बहुत विस्तृत थी, इतनी विस्तृत कि उसमें वो परिवार की पसंद नापसंद का भी उल्लेख था। जिस समय केन यी अंधाधुंध चीजों को नष्ट कर रहा था उसी समय वो हो वहां पहुंच गया। अपने परिवार के उद्योग को इतनी बुरी तरह नष्ट होते देख वो हो को अपने दिल में जरा भी गुस्सा नहीं आया। केन यी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, वो हो चिल्लाया। केन यी ने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे वो हो गुस्से वाले चेहरे के साथ दिखाई दिया। कुनलुन, महान पकड़ने वाला हाथ। एक विशाल हाथ हवा में से केन यी की ओर बढ़ा। शून्यता का शुद्धिकरण। केन यी की आंखें सिकुड़ गईं। उस विशाल हाथ की गति बहुत तेज थी और केन यी प्रतिक्रिया करने से पहले ही उस विशाल हाथ की चपेट में आ गया। केन यी को पकड़ने के बाद वो हो बेहद खुश हुआ। उस विशाल हाथ ने केन यी को अपने सामने ला दिया और वो हो ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत जिज्ञासा है, किस तरह की अभूतपूर्व संयोगवश घटना एक साधारण व्यक्ति को मात्र 3 महीनों में रूपांतरण देव के मध्य चरण तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है। केन यी ने किसी भी समय तात्कालिक गति ताबीज को सक्रिय करने की तैयारी की और कहा, तुम बिल्कुल भी क्रोधित नहीं लग रहे हो। वो हो ने उपहास करते हुए कहा, गुस्सा, तुम्हारे शरीर पर हुई उस आकस्मिक घटना की तुलना में गुस्सा होने की क्या बात है। शियोवेन प्रतिभाशाली नहीं है और यह बात मेरे लिए उसके बड़े भाई की तुलना में कहीं कम महत्वपूर्ण है। जहां तक तुम्हारा कुनलुन संप्रदाय में जाकर वो बा को मारने और संसाधनों को लूटने की बात है और चांगलिंग आकर मेरे वो परिवार की संपत्ति को नष्ट करने की बात है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई चीज नष्ट हो जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है और यदि संसाधन नष्ट हो जाए तो उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उस आकस्मिक मुलाकात की तुलना में जो एक साधारण व्यक्ति को महज 3 महीनों में ईश्वर के रूपांतरण के चरण तक पहुंचा देती है, इन सबका क्या महत्व है। वो हो की बात सुनने के बाद केन यी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो बात यह है, जब मैंने तुम्हारे बेटे शियोवन को मारा था तब मुझे लगा था कि सभी वन को जंगली कुत्ते ऐसे ही होते हैं। अब लगता है कि ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है और नीचे का हिस्सा भी टेढ़ा है। ऐसे लालची और निर्मम पिता के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बेटा भी वैसा ही है। तुम धूर्त और चालाक बच्चे अब तो बस अपनी वापटता का प्रदर्शन कर सकते हो। तुम्हारे शरीर पर मेरा मौका मिलते ही मैं तुम्हें निश्चित रूप से मरने की इच्छा करवाऊंगा, वो हो ने भयावह लहजे में कहा। केन यी ने वो हो को व्यंग्यपूर्ण भाव से देखते हुए कहा, क्या तुम सपना देख रहे हो? संयोगवश हुई मुलाकात, तुम भी इसके हकदार हो। बोलने के बाद उसकी दैवीय चेतना ने तुरंत चौथे स्तर के तात्कालिक गति ताबीज को सक्रिय कर दिया, जिससे हवा में केवल केन यी की आवाज ही गूंजती रह गई। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारी मृत्यु का समय होगा। केन यी को पलक झपकते ही अपने सामने से गायब होते देख वो हो को ऐसा लगा जैसे पकी हुई बत्तख उसके मुंह से उड़ गई हो। धिक्कार है, ये किस तरह का जादुई हथियार है, ये पल भर में मेरे नियंत्रण से कैसे मुक्त हो सकता है, वो हो ने दांत पीसते हुए कहा। तात्कालिक गति ताबीज को सक्रिय करने के बाद केन यी की आंखें काली पड़ गईं और जब उसने दोबारा रोशनी देखी तो वह समुद्र में था। असीम समुद्र को देखकर केन यी का मन उसकी सराहना करने का नहीं हुआ। केवल एक ही तात्कालिक गति ताबीज है, कौन जानता है कि वो हो के पास किंकियान दानव सम्राट की तरह ट्रैकिंग के तरीके हैं या नहीं। केन यी ने मन ही मन कहा,
सिस्टम, जागृति गुप्त क्षेत्र खोलो। जागृति गुप्त क्षेत्र को सक्रिय करना। मेजबान, कृपया तैयारी करें। काउंटडाउन 3, 2, 1। टेलीपोर्टेशन के कारण उत्पन्न तीव्र भारहीनता की अनुभूति हुई और सामान्य स्थिति में लौटने में लगभग 15 मिनट लगे। उसके सामने खंडहर हो चुके महलों का एक समूह था। किनबुई का टेलीपोर्टेशन बिंदु महल के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर ही था। महलों के इस निरंतर समूह से कोई धुंधले रूप से पूर्व की भव्यता को देख सकता था और हवा में अभी भी खून की तेज गंध फैली हुई थी। चारों ओर से संकट का आभास हो रहा था। किनबुई का वर्तमान साधना स्तर ब्लू स्टार पर भी एक मजबूत आधार माना जा सकता है, लेकिन इस दुनिया में वह खुद को एक चींटी की तरह कमजोर महसूस करता था। वह सावधानीपूर्वक एक एक कदम करके सीढ़ियों पर चढ़ता गया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, अचानक गुरुत्वाकर्षण बल ने किनबुई पर दबाव डाला। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाता गया, उसके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ता गया। कुल मिलाकर 108 सीढ़ियां थीं। जब किनबुई 36वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। महल परिसर, जो पहले खंडहर जैसा दिखता था, अब पूरी तरह से अपनी विनाशपूर्व स्थिति में बहाल हो चुका है। भव्य और इतना आकर्षक कि सीधे उसकी ओर देखना असंभव है। उच्च कोटि की साधना कर रहे अमर प्राणी उसके पास से गुजर गए और उसके बगल में खड़े किनबुई को नजरअंदाज कर दिया। ज़ेन युआनजी, बहुत दिनों बाद मिले। सीढ़ियों के अंत में होठों पर मुस्कान लिए आलीशान कपड़े पहने एक युवा अमर ने कहा। पूर्वी ड्यूक, आप अंदर क्यों नहीं रुके? आप बाहर क्यों आए? ज़ेन युआनजी ने पूछा। महामहिम ने कहा कि यह पहला बीच बैंक्वेट है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुझे बाहर आकर आपका स्वागत करने के लिए कहा है। ईस्ट ड्यूक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह दृश्य वहीं गायब हो गया। किनबुई को होश आया और उसके सामने महल अभी भी खंडहर में था, मानो उसने अभी अभी जो कुछ देखा था वह एक भ्रम था। लेकिन किनबुई जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसने अभी अभी जो भी अमर प्राणी देखे, उनमें से किसी के पास भी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। वह ऊपर की ओर चलता रहा और जब वह 72वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य फिर से बदल गया। 9 आकाशों के ऊपर उच्च स्थान पर बैठा एक युवक, पुण्य की आभा बिखेरता हुआ, सुंदर चेहरे वाला और शाही मुकुट पहने हुए, एक सूची पकड़े हुए अपने सामने बैठे 3 लोगों से बोला। भगवान लाओ, नेता टोंगटियन और आदिम आरंभ के दिव्य योग्य स्वर्गिक दरबार की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन दुनिया के कई अमर लोग स्वर्गिक दरबार के प्रबंधन का पालन नहीं करते हैं। इस बार आप तीनों को बुलाने का कारण देवताओं के इस राज्याभिषेक के मामले पर चर्चा करना है। वह दृश्य फिर से गायब हो गया और किनबुई आगे बढ़ती रही। जब वह 108वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य फिर से बदल गया। हाउटियन, आज स्वर्ग और पृथ्वी का शासक बदलेगा और अब से मेरा कैओस क्लैन इस आदिम दुनिया पर शासन करेगा। कवच पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। राजसी मुकुट धारण किए हुए 9 आकाशों के ऊपर ऊंचाई पर बैठे हुए युवक धीरे धीरे खड़े हो गए। जैसे ही वह खड़ा हुआ, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ उसी पर टिक गई हों। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार निकाली, उसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उसके पीछे खड़े कैओस लीजन की ओर तान दिया और कहा। पांगु द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना करने से पहले से ही अराजकता में कैओस क्लैन का अस्तित्व रहा है, लेकिन अब तुम आदिम जगत में तबाही मचाने आए हो। तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। अगर पांगु पुनर्जीवित होकर खुद ये शब्द कहता तो उसकी बात में कुछ सच्चाई होती, लेकिन तुम, होंगजुन और बाकी सब अराजकता के देवता हो। क्या तुम सचमुच खुद को आदिम जगत का निवासी समझते हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तिरस्कार पूर्वक कहा। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, होंगजुन का कोई निशान नहीं बचा है, अब बारी तुम्हारी होगी, स्वर्गिक दरबार के शासक की। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे मौजूद कैओस लीजन ने हेवनली कोर्ट के अमर योद्धाओं से लड़ाई शुरू कर दी। कुछ समय के लिए स्वर्ग का दरबार आग की लपटों में घिर गया और अनगिनत अमर प्राणी मारे गए। जब दोनों पक्ष भयंकर युद्ध के बीच में थे, तभी स्वर्गिक दरबार के बाहर से एक बूढ़ा व्यक्ति हरे बैल पर सवार होकर आया। स्वर्गिक दरबार में भारी हताहतों को देखकर बूढ़े व्यक्ति ने क्रोधित होकर चिल्लाया, एक चीज 3 शुद्धताओं में परिवर्तित हो जाती है। बूढ़े व्यक्ति के शरीर से 2 आकृतियां निकली, एक युवक के रूप में और दूसरी अधेड़ उम्र के व्यक्ति के रूप में। गुरुजी, यह आदिम जगत के 6 ऋषियों में से एक भगवान ताइशांग है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे से एक आकृति आगे बढ़ी और बोली। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। ये आदिम जगत के 6 ऋषि किस तरह की बकवास है? वे तो बस आदिम जगत के स्वर्गीय मार्ग द्वारा नियंत्रित कठपुतलियां हैं। बड़े भाई, हम दोनों आपकी मदद करने आए हैं। स्वर्गिक दरबार के बाहर 2 आकृतियां प्रकट हुई। तलवार गठन सक्रिय करो, एक आकृति ने चिल्लाया। दूसरे व्यक्ति ने अपनी छाती से एक छोटा सा बैनर निकाला और चिल्लाया, पांगु बैनर मार डालो। युगों का ये युद्ध पूरे 1,29,600 वर्षों तक चला। सूर्य और चंद्रमा चकनाचूर हो गए और दुनिया में अंधेरा छा गया। युद्ध के अंत तक संपूर्ण आदिम जगत अंततः विनाश की चपेट में आ गया। धमाका, एक जोरदार आवाज के बाद संपूर्ण आदिम जगत अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। हाउटियन महान सम्राट ने थोड़ी उदास अभिव्यक्ति के साथ बिखरी हुई आदिम दुनिया को देखा। इस समय उनका शाही मुकुट टूटा हुआ था, उनके सफेद कपड़े खून से सने हुए थे और उनकी छाती में खून का एक छेद था। आकाश और पृथ्वी का पुनर्निर्माण करो, हाउटियन चिल्लाया। अपनी बची हुई सारी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने उसे तलवार में झोंक दिया। तलवार से यिन और यांग का प्रकाश निकला। एक हिस्सा काला था, दूसरा हिस्सा सफेद था और काला और सफेद मिलकर एक अव्यवस्थित रंग बन गए। झटका, हाउटियन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार वार किया जो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर लगा। यह असंभव है। हाउटियन, क्या तुम इस आदिम जगत के प्राणियों के लिए अपना जीवन त्यागना चाहोगे? एक अराजकता के देवता के रूप में भले ही आप आदिम जगत के स्वर्गीय सम्राट का पद खो दें, फिर भी आप अराजकता में जीवित रह सकते हैं। आप आदिम जगत के इन चींटी जैसे प्राणियों के लिए अपना जीवन क्यों बलिदान करेंगे? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने विस्मय से कहा। ची कियांग, तेज धार वाले चाकू ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर को चीर डाला, जिससे धातु के टकराने जैसी कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। शव बीच से 2 टुकड़ों में फट गया और हवा में उछल गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मृत्यु के बाद तलवार पर फैला हुआ अव्यवस्थित रंग बाहर की ओर फैल गया। आदिम जगत के बिखरे हुए टुकड़े मिश्रित रंग के संपर्क में आते ही तुरंत स्थिर हो गए। फिर इन टुकड़ों से एक के बाद एक ग्रह बनते चले गए। बड़े टुकड़ों से ऐसे ग्रह बने जो ब्लू स्टार से 10,000 गुना बड़े थे और कई छोटे टुकड़ों से ऐसे ग्रह बने जो ब्लू स्टार से भी छोटे थे। दरार, उसके हाथ में मौजूद कृपाण हाउटियन के पूरे प्रहार को सहन नहीं कर सकी और उसकी धार नोक से लेकर मूठ तक टुकड़ों में बिखर गई। खांसी,
हाउटियन के मुंह से खून का एक फव्वारा निकला और उसने महसूस किया कि उसके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। हाउटियन के मन में वह दृश्य याद आ गया जब वह पांगु द्वारा आकाश की रचना करने से पहले की अराजकता में खुद से खुशी खुशी बातें कर रहा था। और होम्सुन, जिसका व्यक्तित्व थोड़ा उदास और अप्रत्याशित था। जब आदिम जगत की स्थापना हुई तब ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन वंशों ने वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिससे आदिम जगत की नींव को काफी नुकसान पहुंचा, जो कुछ हद तक अपर्याप्त थी। बाद में उनके नेतृत्व में दुनिया में सब कुछ अच्छी दिशा में विकसित हुआ। उसके सामने का दृश्य फिर से गायब हो गया, लेकिन इस बार किनबुई काफी देर तक शांत नहीं रह सका, क्योंकि हाउटियन की लंबी कृपाण, चाहे दिखावट में हो या बारीकियों में, उसके हाथ में मौजूद घातक तलवार के बिल्कुल समान थी। किनबुई ने एक बार फिर किलिंग ब्लेड और किलिंग ब्लेड तकनीक के परिचय को देखा। किलिंग ब्लेड, एक धारदार ब्लेड जो केवल हत्या के लिए बना है। किलिंग ब्लेड, जिसके लिए अनगिनत प्राणी कभी कांपते थे। इसके सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए आपको और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता है। किलिंग ब्लेड तकनीक, यह एक ऐसी तलवारबाजी तकनीक है जिसने कभी आकाश को हिला दिया था और इसे विशेष रूप से हत्या करने के लिए किलिंग ब्लेड के साथ बनाया गया था। जब आपकी साधना पर्याप्त मजबूत हो जाएगी तो कोई आपको इसके पीछे की कहानी बताएगा। इस बार किनबुई को अधिक गहरी समझ थी। उसका मन शंकाओं से भरा हुआ था और ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए थे। काफी देर बाद किनबुई ने मन ही मन बुदबुदाया, स्वर्गीय दरबार हाउटियन और अराजकता कबीले के बीच क्या संबंध है? ये असंख्य संसार वास्तव में विघटित आदिम संसार से उत्पन्न हुए हैं। किनबुई दो विशाल पत्थर के स्तंभों से घिरे चबूतरे पर चढ़ गई। प्रत्येक स्तंभ पर कई सुनहरे ड्रैगन की आकृतियां उकेरी गई थी जो उसकी सतह के चारों ओर कुंडली मारे हुए थी, और दोनों स्तंभों के बिल्कुल ऊपर एक पट्टिका लगी हुई थी। युद्ध और समय के प्रभाव से पट्टिका क्षतिग्रस्त और घिसी हुई थी, लेकिन उस पर दक्षिण स्वर्ग द्वार के 3 अक्षर अभी भी धुंधले रूप में देखे जा सकते थे। यह सचमुच प्राचीन स्वर्गिक दरबार है, किनबुई ने मन ही मन सोचा। वह बुरी तरह हिल गया था। अतीत में देखे गए दृश्यों के आधार पर किनबुई ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह स्थान स्वर्गिक दरबार हो सकता है, लेकिन जब इस निष्कर्ष की वास्तव में पुष्टि हुई तो उनके दिल में जो सदमा लगा उसे शब्दों में बयां करना अभी भी असंभव था। दक्षिण स्वर्ग द्वार से नीचे देखने पर उसके द्वारा चढ़ी गई 108 सीढ़ियों के अंत में ये शब्द लिखे थे, स्वर्ग की सीढ़ी। स्वर्ग की सीढ़ी को अमरता की सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। किंवदंती के अनुसार प्राचीन आदिम युग में यदि कोई नश्वर प्राणी इन 108 सीढ़ियों पर चढ़ जाता तो वह तुरंत अमरता प्राप्त कर लेता और अमरों की श्रेणी में शामिल हो जाता। जैसे जैसे किनबुई ऊपर चढ़ रहा था, हर कदम पर बढ़ते दबाव को देखकर यह स्पष्ट था कि बिना साधना वाला कोई नश्वर प्राणी 108 सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकता था। इस चढ़ाई को पूरा करने के लिए कम से कम नवजात आत्मा क्षेत्र की साधना की आवश्यकता होगी। पुनः विचार करने पर प्राचीन आदिम युग में संसार की रचना के बाद जन्म लेने वाले सबसे कमजोर प्राणी कम से कम मानव अमर थे। जहां तक सर्वोच्च गुणों से संपन्न जन्मजात प्राणियों की बात है, उनमें से अनेक महान लोग स्वर्ण अमर थे। बाद में नुवा द्वारा मनुष्यों की रचना करने के बाद ही मनुष्यों की जन्मजात कमियों के कारण मानव अमर से नीचे के साधना स्तरों का धीरे धीरे विकास हुआ। शायद उस युग में जो लोग अमर नहीं हुए थे उन्हें नश्वर ही माना जाता था, किनबुई ने अनिश्चितता से सोचा। दक्षिण स्वर्ग द्वार पर खड़े होकर उन्होंने कभी भव्य और वैभवशाली रहे महलों को देखा जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके थे, जिनमें से कई युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे स्थित स्वर्ग की सीढ़ी के कदम भी विभिन्न हथियारों के टकराव के निशानों से घनी तरह से ढके हुए थे। कई सीढ़ियों के आधे हिस्से का मूल आकार गायब था और बाकी आधा हिस्सा सीधे युद्ध में नष्ट हो गया था। ठीक उसी समय दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर किनबुई के सिर के ऊपर एक अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई और अगले ही क्षण वो उसके सिर के ऊपरी भाग से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। किनबुई ने इसे नहीं रोका। इस अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर इतना उच्च था कि यदि इसकी तुलना उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा से की जाए तो वह उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर सड़क पर पड़े कचरे के समान प्रतीत होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा के किनबुई के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे ऐसा आराम महसूस हुआ मानो उसने गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान किया हो। डिंग, मेजबान के शरीर में बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवेश का पता चल रहा है। लगभग 15 मिनट बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की पहली लहर गायब हो गई और आध्यात्मिक ऊर्जा की दूसरी लहर किनबुई के सिर के ऊपर संघनित होने लगी। आध्यात्मिक ऊर्जा की दूसरी लहर पहली लहर से भी अधिक शुद्ध थी, लेकिन अचानक बीच में ही संघनित होने की शक्ति उसमें नहीं रही। दक्षिण स्वर्ग द्वार से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय जारी रहा, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा की दूसरी लहर में विलीन नहीं हो सकी। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद दक्षिण स्वर्ग द्वार से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई और अपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा की दूसरी लहर किनबुई के शरीर में प्रवाहित हुई। डिंग, बाह्य आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत का पता चल रहा है। डिंग, सिस्टम जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा है। दक्षिण स्वर्ग द्वार से पूरी तरह से विलीन हो चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा अब तेजी से किनबुई के सिर के ऊपर एकत्रित होने लगी, मानो किसी विशाल हाथ द्वारा नियंत्रित की जा रही हो। जल्द ही किनबुई के सिर के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा के रंग में खून के लाल रंग के अंश मिले हुए थे। खून जैसा लाल रंग निर्मम हत्या के इरादे, पागलपन और रक्त पिपासा से भरा हुआ था। जल्द ही दक्षिणी स्वर्ग द्वार के ऊपर आकाश में रक्त के रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान छा गया, जिसमें अब रक्त का रंग पूरी तरह से हावी हो गया था। संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा के तूफान से भीतर से बाहर तक उन्मादपूर्ण हत्या का इरादा झलक रहा था। समय बीतने के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे द्रवीकृत हो गई। किनबुई ने हाथ बढ़ाकर हवा में धीरे धीरे पिघलती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को पकड़ लिया। किनबुई की हथेली में ताजे खून की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद प्रकट हुई। सिस्टम के जबरन हस्तक्षेप के तहत स्वर्ग की सीढ़ी से चरमराहट की आवाजें आने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ पहले से ही क्षतिग्रस्त स्टेयरवे टू हेवन आखिरकार दबाव के कारण ढह गया। पहले कदम से लेकर 108वें कदम तक सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। जब स्वर्ग की सीढ़ी में विस्फोट हुआ तो उससे जुड़ा दक्षिण स्वर्ग द्वार भी कांप उठा। रक्त के रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा के पूरी तरह से आध्यात्मिक तरल में परिवर्तित होने के बाद ये तुरंत सभी दिशाओं से किनबुई के शरीर में प्रवाहित होने लगी। रक्त के रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा ने जब उसके शरीर में प्रवेश किया तो उसे कोई सुखद अनुभूति नहीं हुई। किनबुई को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह खून के तालाब में भी रहा हो और खून की दुर्गंध उसकी नाक पर हमला कर रही हो। उसका शरीर अंदर से बाहर तक ऐसा महसूस हो रहा था मानो जंग खा गया हो और उसके जोड़ बहुत सख्त हो गए थे। उसके दिल में हत्या करने की एक पागलपन भरी इच्छा जागृत हुई, मानो कोई आवाज लगातार उसे सम्मोहित कर रही हो, उसे अपने सामने सब कुछ नष्ट करने के लिए उकसा रही हो।
किनबुई ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में उठ रही हत्या की भावना से जूझने की कोशिश की, लेकिन खून के रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उसके शरीर में प्रवाहित होती रही। हत्या करने की यह इच्छा और भी प्रबल होती जा रही थी और किसी भी क्षण नियंत्रण खोने की संभावना थी। एक बार नियंत्रण खो देने पर हत्या करने की इच्छा से ग्रस्त किनबुई तुरंत एक ऐसे उपकरण में तब्दील हो जाएगा जो केवल मारना जानता हो। 15 मिनट बाद रक्त के समान लाल आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः पूरी तरह से किनबुई के शरीर में समा गई और किनबुई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब रक्त पिपासा से खून की तरह लाल हो गई थीं और किनबुई ने अपने दिल में उठ रही हत्या की इच्छा से लड़ने की पूरी कोशिश की। डिंग, मेजबान के शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को गुण बिंदुओं में परिवर्तित किया जा रहा है। डिंग, रूपांतरण पूर्ण, कुल 200 विशेषता अंक। चेतावनी, 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 मेजबान के शरीर में हत्या करने की अत्यधिक इच्छा बची हुई है और किसी भी समय नियंत्रण खोने की संभावना है। क्या इसे अस्थायी रूप से दबाना आवश्यक है? इसे दबा दो। किनबुई ने दमन की शर्तों के बारे में नहीं पूछा। इस समय हत्या का इरादा लगातार उसके दिमाग पर हावी था। सिस्टम की अपनी समझ के साथ, चूंकि सिस्टम ने यह पूछा था, इसलिए परिस्थितियां चाहे जो भी हो, वह निश्चित रूप से उन्हें वहन कर सकता था। डिंग, दबाने के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स का उपयोग किया जा रहा है। आधे घंटे बाद खून जैसी लाल आंखें धीरे धीरे साफ होने लगी और किनबुई ने राहत की एक लंबी सांस ली। हफ, अगर सिस्टम की मदद न होती तो यह समय खतरनाक हो सकता था। डिंग, इस दमन में कुल 170 विशेषता अंक खर्च हुए और विशेषता अंक घटा दिए गए हैं। सिस्टम की आवाज आई और किनबुई काफी देर तक वहीं खड़ी रही, भावहीन होकर बोली, 170 गुण अंक। चौथे क्रम में एक गुण बिंदु के लिए 10 गुण बिंदु होते हैं। 170 गुण बिंदु 1700 बिंदु होते हैं, जिन्हें आत्मा पत्थरों में परिवर्तित करने पर 17 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर प्राप्त होते हैं। किनबुई को तुरंत महसूस हुआ कि उसका पूरा दिल खून से लथपथ है। उसे अपनी मानसिकता को समायोजित करने और खुद को सांत्वना देने में काफी समय लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर सिस्टम की मदद न होती तो मैं इतने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल न कर पाता। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए भी उसका दिल पूरी तरह शांत नहीं हो पाया। सिस्टम ने उसके शरीर में रक्त के रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और फिर उसे अस्थायी रूप से इस हत्या की इच्छा को दबाने में मदद की। लेकिन इस तरह की उठापटक से न केवल उसे कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उसने अपने शरीर में एक ऐसा संभावित खतरा भी छोड़ दिया जो किसी भी समय फट सकता है। ये सोचकर किनबुई सिस्टम के सामान्य प्रदर्शन के साथ साथ थोड़ी असहाय और थोड़ी उदास महसूस करने लगी। सिस्टम, तुमने मुझे फिर धोखा दिया। मेजबान की वर्तमान आंतरिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस अनादर को मार्शल दंड से मुक्त रखा गया है। केवल 10 गुणों के अंक काटे जाएंगे। सिस्टम की भावहीन आवाज किनबुई के कानों तक पहुंची। यह सुनकर उसका दिल और भी दुखने लगा। उसकी आंखों के सामने से 10 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर उड़ गए और किनबुई ने कमजोर ढंग से मोलभाव किया। तुम्हें बस मुझ पर बिजली गिरा देनी चाहिए और मुझे एट्रीब्यूट पॉइंट्स वापस कर देने चाहिए। सिस्टम ने किनबुई को कोई जवाब नहीं दिया और चुप हो गया। व्यक्तिगत जानकारी पैनल खोलकर किनबुई ने शेष 20 विशेषता अंक स्वयं में जोड़ लिए। नाम, किनबुई, निर्जन खगोलीय पिंड प्राथमिक। सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि हुई। साधना, चतुर्थ क्रम मध्य नवजात आत्मा 154/200। संख्या 154। गति 154। सहन शक्ति 154। आक्रमण क्षमता 154। रक्षा क्षमता 154। भाग्य 154। स्लॉटर ब्लेड चौथा क्रम 154/200। आक्रमण क्षमता 154। स्लॉटर ब्लेड तकनीक तृतीय श्रेणी 100/100 अनुवर्ती कार्रवाई में चूक, सफलता प्राप्त करने में असमर्थ। आक्रमण क्षमता 100। एजर ड्रैगन चौथा क्रम 154/200। शरीर में शक्ति बढ़ने से किनबुई को काफी बेहतर महसूस हुआ। किनबुई को कभी भी उसकी साधना प्रणाली समझ में नहीं आई। वह स्पष्ट रूप से नवजात आत्मा के मध्य चरण में था, लेकिन उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का कोई अंश नहीं था। हर बार जब वह किसी बाधा को पार करता था तो उसकी ताकत, सहन शक्ति और अन्य गुण व्यापक रूप से बढ़ जाते थे, लेकिन उसमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई गुण नहीं होता था। किनबुई ने इससे पहले भी सिस्टम से सवाल पूछा था और सिस्टम ने उस समय कहा था कि किनबुई के सवाल का जवाब देने के लिए 100 मिलियन मॉल पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। यह भी कहना जरूरी है कि किनबुई के पास फिलहाल इतनी बड़ी रकम नहीं थी, और अगर होती भी तो वह ऐसे सवाल पर खर्च नहीं करता जिससे कोई ठोस मदद न मिलती हो। अभी अभी उसके शरीर में प्रवाहित हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को याद करते हुए किनबुई को स्पष्ट रूप से समझ में आया कि किंवदंतियों में ऐसा क्यों कहा जाता है कि मनुष्य स्वर्ग की सीढ़ी से गुजरने के बाद तुरंत अमरता प्राप्त कर सकते हैं। पहली और दूसरी शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए यदि स्वर्ग की सीढ़ी क्षतिग्रस्त न होती और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह निरंतर जारी रहता तो एक ही दिन में अमर हो जाना बहुत संभव होता। तब किनबुई ने सोचा कि अगर स्वर्ग की सीढ़ी क्षतिग्रस्त नहीं हुई होती तो शायद गुरुत्वाकर्षण अधिक मजबूत होता और उसके लिए शीर्ष पर पहुंचना अब की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता। दक्षिण स्वर्ग द्वार पर बहुत देर तक न रुकने के कारण यद्यपि प्रणाली ने उसके हृदय में हत्या के इरादे को अस्थायी रूप से दबा दिया, लेकिन प्रणाली ने यह नहीं बताया कि वह इसे कब तक दबा सकती है। अब वह बस जागृति के कार्य को शीघ्रता से पूरा करना चाहता था, जो पहले से ही बहुत खतरनाक था। यदि इसमें जान से मारने की मंशा का हस्तक्षेप भी शामिल हो जाए तो स्थिति वास्तव में कठिन स्तर के साथ साथ नरक स्तर की भी हो जाएगी। किनबुई को अचानक अपने दिल में एक अशुभ आशंका हुई कि यह दमन किसी महत्वपूर्ण क्षण में विफल नहीं होगा, है ना? सिस्टम की उनकी समझ को देखते हुए इस स्थिति का होना बहुत ही संभावित था। यह व्यवस्था इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए, शायद, संभवतः, शायद नहीं, किनबुई ने बेहद अनिश्चित मन से सोचा। दक्षिण स्वर्ग द्वार से होकर गुजरने वाला मार्ग अत्यंत लंबा था, जिसकी मूल रूप से दोनों ओर स्वर्गीय सैनिकों द्वारा रक्षा की जाती थी। लेकिन अब दिव्य सैनिकों द्वारा पहरा देने के निशानों को देखने के अलावा दोनों तरफ खालीपन था। किनबुई आगे बढ़ता रहा। जब वह गलियारे का लगभग 1/3 हिस्सा पार कर चुका था तभी अचानक एक शव दिखाई दिया जिसका सिर शरीर से अलग हो गया था और सिर शव से ज्यादा दूर नहीं था। स्वर्गिक दरबार में प्रवेश करने के बाद किनबुई को यह पहला शव मिला था। शव ने स्वर्ग की सीढ़ी के शेष दृश्यों में दिखाई देने वाले एक दिव्य सैनिक के वस्त्र पहने हुए थे। किनबुई रुक गई और आगे नहीं बढ़ी, वह शव को सावधानी पूर्वक देखने लगी। शव लड़खड़ाया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से एक कर्कश, कान फाड़ने वाली चरमराहट की आवाज निकली। पूरी तरह से खड़े होने के बाद शव ने हाथ बढ़ाकर अपने सिर के खाली स्थान को छुआ। शायद इसलिए कि उसने उसके सिर को नहीं छुआ था, किनबुई लाश से निकलने वाले क्रोध को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी।
लाश नीचे झुकी और अपने शरीर को टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया और जल्द ही उसे अपना सिर पास ही में मिल गया। शव का सिर उठाकर उसकी गर्दन पर रखने पर शव और सिर के बीच का जोड़ जल्दी से ठीक हो गया और घाव का कोई निशान नहीं बचा। स्वर्गीय सैनिक के शव ने अचानक अपनी आंखें खोली और किनबुई की ओर देखा। यह विचित्र दृश्य उसकी आंखों के सामने घटित हुआ, लेकिन किनबुई के मन में जरा भी भय नहीं आया। उसने वध करने वाली तलवार निकाली और युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर अन्वेषण की आंख ने उस दिव्य सैनिक को देखा जिसकी साधना केवल स्वर्ण और पूर्णता के स्तर पर थी। तभी गलियारे में कहीं से एक शक्ति प्रकट हुई और किनबुई के शरीर में प्रवेश कर गई। उनकी साधना मध्य नवजात आत्मा अवस्था से लगातार घटती गई और अंततः उनके सामने वाले दिव्य सैनिक के समान स्वर्णिम मूल पूर्णता अवस्था तक सीमित हो गई। दिव्य सैनिक ने किनबुई को एक स्पष्ट मुस्कान दिखाई, एक लंबी छुरी पकड़ी और किनबुई की ओर दौड़ा। लंबे समय तक चुप रहने के कारण दिव्य सैनिक के स्वर रज्जु आपस में रगड़ खाकर कर्कश आवाज में चिल्लाए, नरसंहार नरसंहार। जैसे ही स्वर्गीय सैनिक की लंबी तलवार तेजी से कांपते हुए उसकी ओर बढ़ी, किनबुकी की आंखें सिकुड़ गईं। जीवन रक्षक तलवार तकनीक से हत्या, किनबुकी ने आश्चर्य से कहा। इस समय उसे याद आया कि सिस्टम ने पहले क्या कहा था कि जागृति गुप्त क्षेत्र में कोई उसे किलिंग लाइफ सेवर तकनीक की चौथी चाल सिखाएगा। जीवन की हत्या नरसंहार, किनबुकी चिल्लाया। क्लैंग। किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़े हुए वह स्वर्गीय सैनिक के हाथ में मौजूद लंबी कृपाण से जोरदार तरीके से टकराया। हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी और किलिंग लाइफ ब्लेड की शक्ति किनबुकी की बांह में स्थानांतरित हो गई और फिर उसकी बांह से उसके शरीर में फैल गई। सटेप टिल्डे सटेप टिल्डे सटेप। किनबुकी ने अपने शरीर पर लगे बल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 3 कदम पीछे हटे, जबकि दूसरी तरफ मौजूद स्वर्गीय सैनिक 1 कदम भी पीछे नहीं हटा। अपनी आकृति को तुरंत स्थिर करते हुए किनबुकी ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन से धक्का दिया। किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़े हुए तेजी से स्वर्गीय सैनिक पर फिर से हमला किया। जीवन का संहार नरसंहार। सामने वाले स्वर्गीय सैनिक ने भी किलिंग लाइफ सेवर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किनबुकी की ओर वार किया। क्लैंग। इस बार किनबुकी सीधे 20 मीटर से अधिक पीछे हट गया। उसके सामने खड़ा दिव्य सैनिक उससे बिल्कुल अलग गुणों वाला था और वह भी उसी कृपाण तकनीक का इस्तेमाल करता था। तार्किक रूप से देखा जाए तो किनबुकी को नुकसान में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि दूसरी पार्टी कमजोर पक्ष के खिलाफ जीतने में सक्षम थी, भले ही उसके गुण किनबुकी से कमतर थे। जब किलिंग लाइफ ब्लेड का टकराव विरोधी पक्ष की लंबी कृपाण से हुआ तो विरोधी पक्ष की लंबी कृपाण से प्रेषित हमला गोल्डन कोर दायरे की सीमा से थोड़ा अधिक हो गया। किनबुकी चिल्लाया, जीवन नरसंहार। स्वर्गीय सिपाही ने कर्कश स्वर में चिल्लाकर कहा, जीवन का संहार नरसंहार। क्लैंग क्लैंग खटाका। दर्जनों राउंड के बाद किनबुकी नुकसान में था और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी उसके और प्रतिद्वंद्वी के बीच का अंतर बढ़ता ही गया। स्वर्गीय सैनिक के शरीर से आने वाली जंग लगी चरमराहट की आवाज गायब हो गई थी। उसका शरीर और भी अधिक फुर्तीला हो गया था और उसका आक्रमण और भी अधिक भयंकर हो गया था। धमाका। किलिंग लाइफ ब्लेड और विरोधी पक्ष की लंबी तलवार आपस में टकराई और किनबुकी सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा और वह प्रचंड शक्ति उसके शरीर में गूंजती रही। किनबुकी ने अपने शरीर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह जमीन पर बुरी तरह गिरने से नहीं बच सका। टकराना। एक हाथ से जमीन पर सहारा लेते हुए वह तेजी से उठा और इस समय तक स्वर्गीय सैनिक उसके सामने आ चुका था। क्लैंग। जल्दी में किनबुकी ने अपनी तलवार उठाई और उसे अपने सामने रोक दिया। चे। स्वर्गीय सैनिक के हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने निर्दयतापूर्वक किनबुकी की छाती पर वार किया, जिससे उसकी छाती पर इतना गहरा घाव हो गया कि हड्डी दिखाई देने लगी। यह कैसे हो सकता है? किनबुकी ने हैरानी से कहा। उसके सामने खड़े दिव्य सैनिक ने किनबुकी को चौंकने का समय भी नहीं दिया और अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार से किनबुकी की छाती को चीरने के बाद उसने एक और हमला किया। किनबुकी ने अपने सीने में हो रहे असहनीय दर्द को सहन किया और अपनी पूरी ताकत से हमले का सामना करने के लिए किलिंग लाइफ ब्लेड को थामे रखा। क्लैंग क्लैंग धमाका बैंग। इस बार किनबुकी को स्वर्गीय सैनिक ने सीधे हजारों मीटर दूर धकेल दिया और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। तुम्हारी तलवारबाजी की कला देखना असहनीय है। क्या तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो आग जलाने वाला लोहे का डंडा है? स्वर्गीय सैनिक ने उपहासपूर्वक कहा। किनबुकी जमीन से उठा और उसके शरीर के टूटने का वह लंबे समय से खोया हुआ एहसास फिर से प्रकट हुआ। खड़े होने के बाद किनबुकी के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मिल गया। जिस कारण से स्वर्गीय सिपाही अपने से काफी अलग गुणों के बावजूद कमजोरों के खिलाफ जीत हासिल करने में सक्षम था, वह कृपाण तकनीक में उसकी महारत थी। जीवन का संहार करना। इस कृपाण तकनीक का सार उच्च गति का कंपन है और किनबुकी 1 सेकंड में सैकड़ों बार कंपन कर सकता है। उसके सामने खड़े दिव्य सैनिक के प्रत्येक हमले का कंपन 1000 गुना से कम नहीं था और जैसे जैसे उसके साथ युद्ध का समय बढ़ता गया प्रति सेकंड कंपनों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अंतिम हमले में प्रति सेकंड हजारों कंपन की भयावह तीव्रता तक पहुंच गई, जिसमें परफेक्ट गोल्डन कोर दायरे का उपयोग करके एक ऐसा हमला किया गया जो नवजात आत्मा के प्रारंभिक चरण को पल भर में खत्म कर सकता था। अगर किनबुकी के अत्याचारी स्वभाव और किलिंग लाइफ सेवर तकनीक की उनकी समझ न होती तो अभी अभी वह तलवारबाजी पूरी तरह से विनाशकारी साबित होती। जीवन का संहार नरसंहार। किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़े हुए किनबुकी ने हेवनली सोल्जर की लंबी कृपाण के कंपन पथ की नकल की और धीरे धीरे कार्नेज कृपाण तकनीक के प्रति सेकंड कंपन की संख्या बढ़ा दी। क्लैंग क्लैंग टकराना। तलवारें आपस में टकराई और किनबुकी एक बार फिर दूर जा गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी अभी उसने कार्नेज के कंपन को बढ़ाकर प्रति सेकंड हजारों गुना कर दिया है। स्वर्गीय सिपाही ने कर्कश स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अभी भी तुम्हारी हालत बहुत खराब है। अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जीवन का संहार नरसंहार। स्वर्गीय सैनिक चिल्लाया। एक लंबी तलवार को पकड़े हुए जो प्रति सेकंड दसियों हजार बार कंपन करती थी, उसने किनबुकी पर हमला किया। जीवन का संहार नरसंहार। किनबुकी ने धीमी आवाज में दहाना। क्लैंग खटाका धमाका। किनबुकी को एक बार फिर धक्का लगा, लेकिन इस बार उसे पहले की तुलना में काफी कम दूरी तक धक्का लगा। जीवन का संहार नरसंहार। क्लैंग क्लैंग बूम। जीवन का संहार नरसंहार। सैकड़ों गोलियों के बाद किनबुकी के शरीर पर 2 और घाव हो गए थे, जिनमें से एक उसके पेट पर था, दूसरा घाव गले पर था और वह उसका गला चीरने से बस कुछ ही कदम दूर था। किनबुकी की आंखों में हल्का खून जैसा रंग झलक रहा था जब उसने स्वर्गीय सैनिक को देखा और जोर से चिल्लाया, जीवन का संहार नरसंहार। जीवन रक्षक तलवार को पकड़े हुए
उसने अपनी पूरी ताकत से अपने सामने खड़े स्वर्गीय सैनिक पर वार किया। क्लैंग। हथियारों के टकराने की आवाज और धातुओं के टकराने की कर्कश आवाज फिर से गूंज उठी। कदम। हमले के बाद किनबुकी ने 2 कदम पीछे लिए और स्वर्गीय सैनिक ने आधा कदम पीछे लिया। इस समय किनबुकी नरसंहार कृपाण तकनीक को लगभग 10,000 बार प्रति सेकंड कंपन करने में सक्षम था, लेकिन प्रति सेकंड 10,000 बार से लेकर 10,000 बार तक की गति से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक ऐसी खाई है जिसे पार करना मुश्किल है। 10,000 कंपन प्रति सेकंड तक पहुंचने से बस थोड़ा ही दूर हूं, किनबुकी ने मन ही मन सोचा। अपनी शेष सारी शक्ति को समेटते हुए किनबुकी ने रक्त लाल आंखों से स्वर्गीय सैनिक की ओर देखा और घातक इरादे से कहा, जीवन का संहार नरसंहार स्लैश। किनबुकी के जोर से चिल्लाने के साथ ही वह खाई जो पहले पार करना असंभव लग रही थी, पल भर में गायब हो गई। 10,000 बार प्रति सेकंड होने वाले कंपन के कारण कार्नेज कृपाण तकनीक एक शांत सतह वाली झील की तरह दिखती थी, जिसके अंदर घातक खतरे से भरी अशांत लहरें थीं। क्लैंग क्लैंग। किलिंग लाइफ ब्लेड हेवनली सोल्जर के हाथ में मौजूद लंबी कृपाण से टकरा गई। मुझे एक वार दो, किनबुकी चिल्लाया। दरार। स्वर्गीय सैनिक के हाथ में मौजूद लंबी तलवार पर दरारें पड़ गईं, जिससे तलवार की एक कर्कश आवाज निकली। दरार। भारी भार सहन न कर पाने वाली लंबी तलवार धमाके के साथ अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और चारों दिशाओं में बिखर गई। चे। स्वर्गीय सैनिक के हाथ में मौजूद लंबी तलवार को 2 हिस्सों में बांटने के बाद जीवन नाशक ब्लेड ने निर्दयतापूर्वक स्वर्गीय सैनिक के सिर पर वार किया। टकराना। स्वर्गीय सिपाही एक सिरविहीन लाश में बदल गया और फिर से जमीन पर गिर पड़ा। किनबुकी द्वारा प्रति सेकंड 10,000 नरसंहार कंपन की इस चाल का उपयोग करने के बाद उसके शरीर की सारी ताकत मानो खत्म हो गई और वह वहीं हौंफने लगा। कार्नेज कृपाण तकनीक के अगले अपग्रेड स्थान और पदोन्नति मार्ग का पता चल गया है। हालांकि यह खतरों से भरा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अपनी ताकत में लगातार सुधार महसूस कर रहा है। शुरुआत से ही यह बहुत रोमांचक है, आगे क्या होगा, किनबुकी ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ सोचा। अभी अभी हुई लड़ाई में किनबुकी ने पाया कि सिस्टम द्वारा 170 एट्रीब्यूट पॉइंट्स की मांग के कारण दमित की गई हत्या की मंशा धीरे धीरे कम हो रही थी, और निरंतर संघर्ष के साथ धीरे पड़ने की गति भी तेज हो रही है, और उसकी पिछली अशुभ आशंका वास्तविकता में बदलती दिख रही है। यह ज्ञात नहीं है कि जागृति गुप्त क्षेत्र के आगे क्या है, लेकिन पहले स्तर को देखते हुए अगला कदम निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। और हत्या करने की मंशा का धीरे धीरे कम होना इस बात का संकेत है कि उसे हत्या करने की मंशा से लड़ने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी, ताकि वह अपना मानसिक संतुलन न खो दे और एक ऐसा उपकरण न बन जाए जो केवल मारना जानता हो। अब स्थिति को आंतरिक और बाहरी परेशानियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किनबुकी ने अपने मन में यह निर्धारित कर लिया है कि इस बार वह निश्चित रूप से व्यवस्था द्वारा धोखा खा गया है। जब से उनका सिस्टम से संपर्क शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक मूल रूप से हर बार जब भी 100 ऑपरेशन होते हैं, गोल्डन कोर दायरे में तांग परिवार में नवजात आत्मा के खिलाफ खुद को लड़ने के लिए मजबूर करने से लेकर नांतियानमेन में कई भ्रामक अभियानों तक, उसने 20 विशेषता अंक और एक छिपा हुआ बम प्राप्त किया। किनबुकी ने पाया कि वह इस तरह की धोखाधड़ी प्रणाली का आदी हो चुका था, लेकिन इसकी आदत पड़ जाना तो आदत पड़ जाना ही है, और यह बात किनबुकी को अपने मन ही मन सिस्टम को जोर से चलाने से नहीं रोकती। सिस्टम, तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे हो। किनबुकी के अपमानजनक शब्दों का सामना करते हुए सिस्टम ने संभवतः खुद को कुछ हद तक गलत समझा और चुप्पी साधे रखी। सिस्टम की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर किनबुकी ने बोलना जारी नहीं रखा। किनबुकी के लिए अपनी भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना सामान्य बात थी, लेकिन लगातार ऐसा करने से वह शिकायत करने की आदत में बदल जाती थी। शिकायत करना दुनिया की सबसे बेकार चीज है, इससे लोग और भी ज्यादा निराशावादी और हताश हो जाते हैं। अपने घावों पर पट्टी बांधने और अपनी मानसिकता को समायोजित करने के बाद किनबुकी ने घातक तलवार को पकड़ा और आगे बढ़ गया। जब वह 2/3 रास्ते पर पहुंचा तो किनबुकी ने जमीन पर एक स्वर्गीय सैनिक को लेटा हुआ देखा, जो पहले वाले जैसा ही था। यहाँ तक कि उसकी गर्दन पर लगा घाव भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा किनबुकी ने किलिंग ब्लेड से बनाया था। किनबुकी ने अपनी आंखें मली, फिर अपनी छाती से छोटे नीले अजगर को बाहर निकाला और अपने बड़े हाथ से उसके गोल मटोल पेट को चुटकी से दबाया। नन्हे नीले अजगर ने दर्द से अपने दांत दिखाए और अपना छोटा सा सिर घुमाकर किनबुकी की ओर हैरानी से देखा। लिटिल एजर ड्रैगन की प्रतिक्रिया देखकर किनबुकी ने हैरानी भरी धीमी आवाज में कहा, लगता है ये कोई भ्रम नहीं है। भ्रमित छोटे नीले ड्रैगन को वापस अपनी छाती में भरते हुए किनबुकी ने अपना सिर घुमाकर उस दिशा में देखा जहां से वह आया था। इस समय स्वर्गीय सैनिक का शव, जो उसके पीछे पड़ा होना चाहिए था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसके सामने खड़ा बिना सिर वाला स्वर्गीय सैनिक भी सबसे पहले खड़ा हुआ। इस बार उसने जमीन पर पड़े सिर को सटीकता से पकड़ा और उसे अपनी गर्दन पर दबा दिया। गर्दन और सिर के बीच का जोड़ फिर से ठीक हो गया और पूरी तरह से जुड़ गया। स्वर्गीय सिपाही ने अपनी गर्दन हिलाई, किनबुकी की ओर देखा और एक स्पष्ट अर्थ वाली अपनी परिचित मुस्कान प्रकट की। क्या तुम हो? किनबुकी ने स्वर्गीय सैनिक से पूछा। यह अभी भी मैं ही हूँ, स्वर्गीय सैनिक ने सिर हिलाते हुए कर्कश आवाज में कहा। किनबुकी इस विचित्र घटना को लेकर बहुत उत्सुक था और मन ही मन सोच रहा था, क्या यह मृतकों में से पुनरुत्थान हो सकता है? स्वर्गीय सैनिक ने मानो किनबुकी के मन के विचारों को जान लिया और कहा, यह मृतकों में से जी उठना नहीं है, फिर भी यह मृतकों में से जी उठना ही है। स्वर्गीय सैनिक के उलझाने वाले शब्दों को सुनकर किनबुकी ने गंभीर चेहरे से जवाब दिया, तुम्हारे शब्द सुनना कुछ न सुनने से भी बदतर है। पहले वाली शक्ति मार्ग में पुनः प्रकट हुई और क्रमशः किनबुकी और स्वर्गीय सैनिक के शरीरों में प्रवेश कर गई। स्वर्ण मूल पूर्णता चरण में दमित इन दोनों की साधना तत्काल नवजात आत्मा पूर्णता चरण तक पहुंच गई। किनबुकी द्वारा पहले तोड़ी गई लंबी तलवार स्वर्ग सैनिक के हाथ में फिर से प्रकट हो गई। स्वर्ग सैनिक ने तलवार खींची और किनबुकी पर वार करते हुए कहा, कला का संहार विनाश। स्वर्गीय सैनिक के हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने एक अर्धचंद्र बनाया, जिसके भीतर किनबुकी समाहित हो गया। किनबुकी ने घातक तलवार को पकड़े हुए जोर से चिल्लाया, हत्या कला विनाश। एक अर्धचंद्राकार आकृति प्रकट हुई, जो किलिंग ब्लेड की नोक पर संघनित होकर स्वर्गीय सैनिक की लंबी कृपाण द्वारा खींची गई अर्धचंद्राकार आकृति पर हमला करने लगी। क्लैंग क्लैंग, टकराना। लंबी तलवार और घातक तलवार के बीच भीषण टक्कर हुई। दोनों तरफ से हुए जोरदार हमलों से गलियारे में खड़खड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अर्धचंद्राकार चंद्रमा गायब हो गया। स्वर्गीय सैनिक को कोई चोट नहीं आई, लेकिन किनबुकी के घायल शरीर पर खून के कई और छेद हो गए थे। खून से लथपथ घावों से ताजा खून बह रहा था। किनबुकी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो उसे चोट लगी ही न हो।
किलिंग ब्लेड की धार पर अपनी पूरी ताकत केंद्रित करते हुए किन बुई ने सबसे पहले हमला किया। कला का संहार विनाश। अर्धचंद्र ने दिव्य सैनिक को घेर लिया। बैंग बैंग क्लैंग। अर्धचंद्र के गायब होने के बाद स्वर्गीय सैनिक ने थोड़ी निराशा भरी नजर से किन बुई की ओर देखा और कहा, क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें असली हत्या की कला विनाश दिखाता हूँ। स्वर्गीय सैनिक चिल्लाया। स्वर्गीय सैनिक की लंबी तलवार पर तेजी से एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा का आकार बनने लगा। अर्धचंद्राकार चंद्रमा के प्रकट होने के बाद वह लगातार आकार लेता रहा और जल्द ही पूर्ण चंद्रमा में परिवर्तित हो गया। स्वर्गीय सैनिक हजारों मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ गया और लंबी तलवार पर बना पूर्णिमा का चंद्रमा तेजी से फैल गया। कुछ ही क्षण में किन बुई की आंखों के सामने हजारों मीटर व्यास का एक पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसने किन बुई को अपने भीतर समा लिया। आकाश से दिव्य सैनिक की आवाज आई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विनाश सब कुछ नष्ट कर देता है, सब कुछ मिटा देता है। यही असली हत्या कला है, विनाश। पूर्णिमा के चांद के भीतर किन बुई की नजर जहां भी जाती सफेद चांदनी ही दिखाई देती थी। अचानक पूर्णिमा के चांद के भीतर 10 लंबी तलवारों वाले प्रेत प्रकट हुए। ये 10 लंबी तलवारों वाले प्रेत किन बुई की ओर नीचे की ओर वार करने लगे। क्लैंग क्लैंग। टकराना। किलिंग ब्लेड धारण किए हुए किन बुई ने आसानी से इन 10 लंबी तलवार वाले प्रेतों को रोक दिया। फिर पूर्णिमा की रात में सैकड़ों लंबी तलवार वाले प्रेत प्रकट हुए। बूश। सैकड़ों लंबी तलवारों वाले प्रेत तेजी से किन बुई की ओर गिरे। इस तरह के हमले को आसानी से रोकना असंभव था। किन बुई चिल्लाया, हत्या कला विनाश। किलिंग ब्लेड की नोक पर एक अर्धचंद्राकार आकृति बनी, जिसने सैकड़ों लंबी कृपाण जैसी आकृतियों को अपने भीतर समाहित कर लिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। अर्धचंद्राकार चंद्रमा के गायब होने के बाद सैकड़ों लंबी तलवारों वाले प्रेत भी गायब हो गए। किन बुई राहत की सांस ले पाता उससे पहले ही पूर्णिमा की रात में हजारों लंबी तलवारों वाले प्रेत फिर से प्रकट हुए और एक साथ किन बुई पर हमला कर दिया। किन बुई ने कभी नहीं सोचा था कि विनाश का उपयोग इस तरह किया जा सकता है, या यूं कहें कि यह वास्तविक विनाश था। विनाश के दायरे में चाहे वह जीवित प्राणी हो या निर्जीव इमारतें, पत्थर आदि, सब कुछ नष्ट हो गया। तांग परिवार को याद करते हुए, क्या किलिंग ब्लेड द्वारा उसके शरीर के माध्यम से किया गया विनाश भी किसी तरह का नहीं था? एक ही हमले में तांग परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। तेजी से गिरते हमलों को देखते हुए किन बुई ने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथ में मौजूद घातक तलवार को लहराता रहा। कला का संहार विनाश। कला का संहार विनाश। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। अर्धचंद्राकार आकृतियों के घेरे संघनित हुए, हवा में मौजूद लंबी तलवारनुमा आकृतियों से टकराए और फिर विलीन हो गए। हजारों लंबी तलवारों वाले प्रेतों के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद किन बुई खून से लथपथ आदमी की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। किन बुई के शरीर पर गहरे घाव दिखाई दिए, जिनसे लगातार खून बह रहा था। किन बुई को आराम करने का जरा भी समय दिए बिना हमलों की चौथी लहर आ गई। पूर्णिमा की रात में 10,000 लंबी तलवार वाले प्रेत प्रकट हुए। दिव्य सैनिक की आवाज, जिसमें भावों का कोई अंश नहीं था, किन बुई के कानों तक पहुंची। ये हमलों की आखिरी लहर है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो बचे हुए थोड़े समय में आपको विनाश के असली स्वरूप को समझना होगा। यदि तुम इसे नहीं समझते तो तुम्हारा केवल मृत्यु ही इंतजार कर रही है और तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। जैसे ही स्वर्गीय सैनिक की आवाज बंद हुई, 10,000 लंबी तलवार वाले प्रेतों ने किन बुई पर हमला कर दिया। बूश बूश बूश। प्रत्येक लंबी कृपाणुमा आकृति अत्यंत तीव्र उड़ान से उत्पन्न ध्वनि को वहन करती थी। किन बुई को विनाश का प्रयोग करते समय स्वर्गीय सैनिक की उपस्थिति याद आ गई और उसने अपने मस्तिष्क में बार बार इसका अनुमान लगाया। जैसे ही 10,000 लंबी तलवारों वाले प्रेत उसके शरीर पर गिरने वाले थे, किन बुई की आकृति, जो अब तक स्थिर खड़ी थी, हिल गई। घातक तलवार को हाथ में पकड़े हुए और उसे 10,000 लंबी कृपाण वाले प्रेतों की ओर इंगित करते हुए घातक तलवार ने पल भर में एक अर्धचंद्र का रूप धारण कर लिया। अर्धचंद्र प्रकट होते ही वह शीघ्र ही पूर्ण होकर पूर्णिमा में परिवर्तित हो गया और पूर्णिमा तेजी से फैल गई। 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर। जल्द ही यह सिकुड़कर कई हजार मीटर व्यास वाले पूर्णिमा के चंद्रमा में तब्दील हो गया। किन बुई द्वारा संघनित पूर्णिमा ने सीधे स्वर्गीय सैनिक को घेर लिया, साथ ही उस पूर्णिमा को भी जिसे उसने संघनित किया था। हत्या कला विनाश। किन बुई चिल्लाया। जान स्लैश। पूर्णिमा की रात को हजारों की संख्या में किलिंग ब्लेड प्रेत प्रकट हुए और उन्होंने 10,000 लॉन्ग सेबर प्रेतों पर हमला कर दिया। क्लैंग क्लैंग बूम बूम। किलिंग ब्लेड के प्रेतों और लॉन्ग सेबर के प्रेतों के टकराने के बाद लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगी। जल्द ही लंबी कृपाण वाले प्रेत पूरी तरह से गायब हो गए और किलिंग ब्लेड के आधे से अधिक प्रेत शेष रह गए। जान स्लैश। किन बुई ने आकाश में मौजूद स्वर्गीय सैनिक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। बचे हुए किलिंग ब्लेड के प्रेत तेजी से स्वर्गीय सैनिक की ओर उड़े और उस पर वार किया। सिजल सिजल सिजल। तेज धार वाले ब्लेडों द्वारा मांस को काटे जाने की आवाज हवा से सुनाई दी। इस समय स्वर्गीय सैनिक का शरीर ततैया के छत्ते की तरह था, जिसमें हर जगह खून से लथपथ छेद थे। सिजल। एक घातक तलवार के प्रेत ने स्वर्गीय सैनिक के गले पर वार किया। स्वर्गीय सैनिक का शरीर और सिर फिर से अलग हो गए और प्रेत पूरी तरह से गायब हो गए। टकराना। स्वर्गीय सिपाही का सिर कटा हुआ शव फटे हुए बोरे की तरह आकाश से नीचे गिरा और जमीन पर चकनाचूर हो गया। यह देखकर किन बुई ने पूर्णिमा के चंद्रमा को बिखेर दिया और राहत की सांस ली। वह जमीन पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, बाल बाल बच गया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं गंभीर मुसीबत में पड़ सकता था। उसके शरीर पर लगे घावों से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन किन बुई इस समय बहुत खुश था। इस बार उसने विनाश के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह समझ लिया था। स्वर्गीय सैनिकों की दूसरी पराजय के बाद दमित हत्या की मंशा पूरी तरह से खुल गई और तीव्र होने लगी। अपनी पूरी एकाग्रता से हत्या की भावना से लड़ने के साथ किन बुई के भीतर उमड़ती हुई हत्या की भावना उसके पूर्ण दमन के बावजूद उग्र रूप से पलटवार करने लगी। हत्या के इरादे की लहरें किन बुई के दिमाग पर हावी हो गईं और ठीक उसी समय जब उसका दिमाग नियंत्रण खोने ही वाला था, लगातार प्रतिरोध करने की प्रबल इच्छा अब और तीव्र नहीं हो रही थी। मन और इच्छा एक दूसरे से बराबरी से लड़ रहे थे और किन बुई जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी सी भी ढील देने पर इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। लगभग 1 घंटा बीत गया और हत्या करने का इरादा जरा भी कम नहीं हुआ था। किन बुई की आंखें खून से लथपथ थीं।
उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जानलेवा इरादे से लड़ने के लिए एक ही जगह पर रुके रहना सही विकल्प नहीं था। यहाँ समय व्यर्थ बर्बाद करने के बजाय आगे बढ़ना बेहतर होगा। उसने उस स्थान पर नजर डाली जहाँ स्वर्गीय सैनिकों के शरीर अलग हुए थे। स्वर्गीय सैनिकों के शरीर फिर से गायब हो गए। घातक तलवार को पकड़े हुए वह फिर आगे बढ़ा। जब वह मार्ग के अंत तक पहुंचा तो किनबुई स्वर्गीय सैनिकों का फिर से सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्वर्गीय सैनिक प्रकट नहीं हुए। वह सुरक्षित रूप से मार्ग के अंत तक पहुंच गया और किनबुई के सामने अलग अलग महलों की ओर जाने वाली 3 सड़कें दिखाई दी। बाईं ओर की सड़क नष्ट हो चुकी थी, दाईं ओर की सड़क थोड़ी दूर पर ही बंद कर दी गई थी और केवल बीच वाली सड़क ही एकमात्र विकल्प थी। किनबुई ने जरा भी संकोच नहीं किया और बिना किसी आश्चर्य या खतरे के मध्य मार्ग की ओर चल पड़ा। खतरे का न होना किनबुई को और भी सतर्क बना दिया। पिछले 2 स्तरों में उसे पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थी और अब उसे इस बात का भी खतरा था कि उसके दिल में मौजूद हत्या की भावना कभी भी बेकाबू हो सकती है। किनबुई को विश्वास नहीं था कि जागृति गुप्त क्षेत्र को इतनी आसानी से पार किया जा सकता है। सड़क के अंत में किनबुई की दृष्टि रेखा के भीतर एक भव्य हॉल दिखाई दिया। भव्य हॉल पर लगी पट्टिका पर लिखा था लिंगशियाओ पैलेस। ये तो सचमुच पौराणिक लिंगशियाओ महल है। किनबुई चौंक गया। लिंगशियाओ महल का दरवाजा खुला था। किनबुई ने बाहर से अंदर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह एक खाली खजाना कक्ष था। किनबुई अंदर दाखिल हुआ। लिंगशियाओ महल में प्रवेश करने के बाद किनबुई के दिल में एक अलग ही दुनिया में कदम रखने का एहसास हुआ। उसके सामने का दृश्य बदल गया। लिंगशियाओ महल, जो बाहर से देखने पर खाली लग रहा था, अब वह स्थान गद्देदार बिस्तरों से भरा हुआ था। गद्देदार बिस्तरों की संख्या को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें स्वर्गिक दरबार के विभिन्न अमर देवों के आगमन के लिए तैयार किया गया था। उनकी अलग अलग स्थितियों के अनुसार फ्यूटन को आगे से पीछे की ओर व्यवस्थित किया गया था। किनबुई गद्दे के आखिरी सिरे पर खड़ी थी। वह गद्दे के ऊपर की ओर देख रही थी। हॉल के शीर्ष पर 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन की नक्काशी वाली एक कुर्सी थी। किनबुई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लाल रंग के वस्त्र पहने एक महिला उस कुर्सी पर आंखें थोड़ी बंद करके बैठी होगी। ये कहना अधिक सटीक होगा कि लाल कपड़े खून और हत्या के इरादे से संघनित हो गए थे। महिला ने अचानक अपनी आंखें खोली और नीचे सतर्क खड़े किनबुई की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी हत्या की मंशा झलक रही थी, लेकिन उसका लहजा किसी पुराने दोस्त से बातचीत करने जैसा था। उसने कहा, तुम आ गए। उसके सामने खड़ी महिला का व्यवहार ऐसा था मानो वह उसे लंबे समय से जानती हो। किनबुई ने काफी देर तक सोचा और सावधानी से कहा, आप कौन हैं? उस महिला ने किनबुई के सतर्क चेहरे को देखकर दिखावा करने की जहमत नहीं उठाई। उसका लहजा बदल गया और उसने कहा, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं और तुम अब भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम मरने के लायक हो। किनबुई ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। वह महिला तुरंत उसके पास आई, अपने दाहिने हाथ से किनबुई के दिल को धीरे से थपथपाया और हैरानी और जिज्ञासा भरे भाव से बोली, इतनी खूबसूरत हत्या की इच्छा को क्यों दबा रहे हो? मुझे इसे मुक्त करने में तुम्हारी मदद करने दो। उस स्त्री की हथेली से जानलेवा भावना निकली और सीधे किनबुई के हृदय में प्रवेश कर गई। आंतरिक और बाहरी सहयोग से किनबुई अब तक अपनी पूरी शक्ति से जिस जानलेवा भावना को दबा रहा था, वह अब अनियंत्रित हो गई। ये बाढ़ की तरह अचानक फूट पड़ा, मानो कोई बांध टूट गया हो। किनबुई दहाड़े। हत्या की भावना जागृत होने के बाद इसका उसके मानसिक संतुलन पर लगातार प्रभाव पड़ रहा था। जब महिला ने किनबुई को हत्या की भावना से घिरा देखा तो उसने सिर हिलाया और अपनी उंगली को प्यास की तरह किलिंग ब्लेड की ओर बढ़ाया। हत्यारा ब्लेड अचानक हवा से उड़कर उसके हाथ में आ गिरा। क्लैंग। उस महिला ने घातक तलवार निकाली और उसकी कोमल उंगली प्यास की तरह तलवार पर फिराई। उसने अपनी पूरी ताकत से हत्या की भावना का मुकाबला कर रहे किनबुई से ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम है हत्यारा लाल कमल। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तीक्ष्ण तलवार बनूं, तो पहले जीवित रहो। किनबुई को ऐसा लग रहा था मानो वह लाशों के पहाड़ और खून के सागर में फंसा हुआ हो। उसके सामने सब कुछ खून के रंग का था। स्तब्ध अवस्था में उसने रेड लोट्स के शब्द सुने। किनबुई तुरंत समझ गया कि वह कौन है। यह वही कातिल तलवार थी जो हर समय उसके साथ थी। किनबुई के शरीर से हत्या का इरादा तेजी से बाहर निकला, जिससे बाहर की तरफ ताजे खून की तरह कपड़ों की एक परत बन गई। बारीकी से देखने पर रेड लोट्स द्वारा पहने गए लाल कपड़ों से कोई अंतर नहीं था, सिवाय इसके कि रक्त का रंग थोड़ा हल्का था। हत्या का इरादा उसके शरीर से बाहर निकलने के बाद किनबुई का शरीर पके हुए झींगे की तरह पूरी तरह से लाल हो गया था। उसके शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों चींटियां उसे काट रही हों और उसके दिमाग से दर्द की लहरें उठ रही थीं। किनबुई ने दांत पीसकर दृढ़ता दिखाई, लेकिन हत्या करने की मंशा पिछली बार से कहीं अधिक प्रबल थी और जल्द ही तर्क का केवल एक अंश ही शेष रह गया। उसके पूरे शरीर में नींद छा गई और उसके दिल में एक आवाज उसे सम्मोहित कर रही थी, सो जाओ, डूब जाओ, इस अर्थहीन टकराव को छोड़ दो। डूब नहीं सकता, डूब नहीं सकता। किनबुई ने दृढ़ और धीमी आवाज में कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अब भी दिव्य चेतना रखता हूँ। किनबुई अत्यंत आवश्यक होने पर ही दिव्य चेतना का प्रयोग करना चाहता था। हत्या की भावना से दिव्य चेतना के दूषित होने के परिणाम अप्रत्याशित थे, लेकिन मौजूदा हालात में अगर उसने इसे दबाने के लिए दैवीय चेतना का इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर वह प्रतिरोध करने के लिए पूरी तरह से अपने दिमाग पर निर्भर रहा, तो हत्या के इरादे से उसका अंत होने में बस कुछ ही समय लगेगा। उसके मस्तिष्क में मौजूद दिव्य चेतना एक झरने की तरह हत्या के इरादे की ओर दौड़ पड़ी। उसके शरीर में व्याप्त हत्या के इरादे के विरुद्ध दैवीय चेतना रस्साक्षी की तरह समान रूप से संघर्ष कर रही थी। इस समय उसके शरीर में असहनीय दर्द फिर से बढ़ गया। किनबुई ने दांत पीसते हुए हौंफते हुए सांस ली। समय बीतने के साथ साथ दैवीय चेतना धीरे धीरे प्रबल होती गई, जिससे हत्या करने की इच्छा एक ही स्थान पर केंद्रित हो गई। जैसे ही किनबुई अपने शरीर से हत्या की भावना को पूरी तरह से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था, रेड लोट्स एक बार फिर किनबुई के पास आई और रेड लोट्स की हथेली के माध्यम से किनबुई के शरीर में पहले से भी अधिक शक्तिशाली हत्या का इरादा संचारित हुआ। किनबुई ने अपनी रक्तमयी आंखें खोली और रेड लोट्स की ओर देखा। शीतलता और हत्या के इरादे से भरी रेड लोट्स ने किनबुई के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तीक्ष्ण तलवार नहीं बनूंगी। कारण सीधा सा है, मैं तुम्हें तुच्छ समझती हूँ। हाँ, किनबुई हंसे। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम्हें यह जानकर खुशी हो रही है कि तुम मरने वाले हो? रेड लोट्स ने किनबुई को हैरानी से देखा। किनबुई कुछ नहीं बोला। इस समय उसके शरीर की स्थिति पहले से बिल्कुल विपरीत थी। हत्या की भावना ने उसकी दिव्य चेतना को एक ही स्थान पर केंद्रित कर दिया था। चूंकि कोई विकल्प नहीं है, तो जुआ खेलना ही बेहतर है,
किन बुये ने मन ही मन कहा। उसने अपनी दैवीय चेतना की रक्षा का त्याग कर दिया और अपने सामने मौजूद हत्या के इरादे को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। हत्या करने का इरादा मूल रूप से एक प्रकार का इरादा है और दैवीय चेतना को बेहतर बनाने के तरीकों में से एक है इरादे को आत्मसात करना। हालांकि हत्या करने का इरादा एक विशेष रूप से खतरनाक प्रकार का इरादा है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक ऐसा करने वाले लोग या तो मर चुके हैं या पागल हो गए हैं, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं करेगा। रेड लोट्स ने किन बुई को हत्या की भावना को अवशोषित करते हुए देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, मरते हुए भी तुम शॉर्टकट अपना रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी नहीं मरोगे? चुप रहो, शोर मचाओ, किन बुई ने रेड लोट्स पर चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर रेड लोट्स ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसका चेहरा हिमखंड की तरह ठंडा हो गया। उसने किन बुई की ओर देखा और कहा, अगर इस घटिया नियम की पाबंदियां न होती तो ऐसा कहने के लिए तुम अब तक मर चुके होते। किन बुई ने लाल कमल की ओर व्यंग्यपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा, तुमने शुरू से ही मुझे जीवित रखने का इरादा नहीं किया था। अगर तुम मुझे मार सकते थे तो ये सब बकवास क्यों करते? हम मौत को दावत दे रहे हो। रेड लोट्स ने घातक तलवार पकड़ी और किन बुई के सिर की ओर वार किया। जैसे ही घातक तलवार ने किन बुई पर वार किया, आकाश में बाल के समान पतली बैंगनी रंग की बिजली दिखाई दी। दरार। बैंगनी रंग की बिजली ने रेड लोट्स पर प्रहार किया। रेड लोट्स जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आभा अचानक अस्त व्यस्त होने लगी। बहुत देर बाद रेड लोट्स खड़ी हुई। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाई, हम बैंगनी आकाश की दिव्य गड़गड़ाहट का उपयोग करने वाले कुछ ही लोग हैं। तुम्हारी आभा को देखकर लगता है कि तुम उनमें से एक नहीं हो। क्या तुम हिम्मत करके सामने आकर मुझे अपनी पहचान बताओगे? काफी देर तक आकाश में कोई हलचल नहीं दिखी। रेड लोट्स ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, डरपोक और भयभीत, एक ऐसी चीज जो अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं करती। गड़गड़ाहट। आकाश में एक जोरदार गर्जना हुई और उंगली जितनी मोटी बैंगनी गड़गड़ाहट एक बार फिर रेड लोट्स की ओर गिरी। दरार। लाल कमल जमीन पर गिर पड़ा और काफी देर तक हिल नहीं पाया। किन बुई ने शुरुआत में बाल के समान पतले बैंगनी रंग के वज्रपात को देखा और अब उंगली के आकार के उस वज्रपात को देखा जो कई गुना बड़ा था। वह मन ही मन गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। यह व्यवस्था सचमुच बहुत निर्दयी है। जैसे ही किन बुई यह सोच रहा था कि क्या रेड लोट्स की मृत्यु हो गई है, रेड लोट्स लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। इस बार उसने अच्छा व्यवहार करना सीख लिया और दृढ़ता से अपना मुंह बंद कर लिया और आसमान की ओर देखना बंद कर दिया। यह देखकर किन बुई ने उपहास उड़ाते हुए कहा, आओ और मुझे मार डालो। तुम तो बस एक ऐसे गुंडे हो जो ताकतवर से डरता है। हम्फ। रेड लोट्स ने ठंडी सी सांस ली, अपना सिर घुमाया और किन बुई को देखना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह डरी हुई थी जैसा कि किन बुई ने कहा था, बल्कि वह सिर्फ मौखिक लाभ के लिए बैंगनी आकाश के दिव्य वज्रपात का शिकार नहीं होना चाहती थी जब वह किन बुई को मार नहीं सकती थी। इस समय किन बुई के शरीर में मौजूद दिव्य चेतना ने अधिकांश हत्या की भावना को अवशोषित कर लिया था। सुनहरी दिव्य चेतना में अब खून के लाल रंग का हल्का सा अंश दिखाई दे रहा था। अपने शरीर में मौजूद सभी हत्या की भावना को अवशोषित करने के बाद उसकी दैवीय चेतना का आधा हिस्सा सुनहरा और आधा लाल हो गया था। पागलपन, रक्तपिपासा, निर्मता, नरसंहार और अन्य विचार किन बुई के मस्तिष्क में संचारित हो गए। यदि पहले किन बुई और हत्या की भावना आपस में लड़ रहे थे, तो हत्या की भावना को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद यह किन बुई का स्वयं से लड़ना बन गया। हत्या करने की इच्छा किन बुई के अवचेतन में एक सहज प्रवृत्ति बन गई थी। यह प्रवृत्ति अगोचर थी और इसे स्वाभाविक मान लिया गया था। यह कुछ ऐसा था मानो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी की हत्या नहीं की थी, अचानक एक दिन हत्या को जायज समझने लगा हो। वही निर्दयी व्यक्ति उस पल से जल्लाद बन गया। किन बुई जमीन पर पालती मारकर बैठ गया और अपनी पिछली यादों को याद करने की कोशिश कर रहा था ताकि उस हत्या की प्रवृत्ति से लड़ सके जो उसकी सहज प्रवृत्ति बन गई थी। एक महीना गुजर गया। इस महीने किन बुई एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था मानो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। आधे समय उसकी आंखें साफ रहती थीं और बाकी आधे समय उसकी आंखें खून की तरह लाल रहती थीं और उससे एक भयानक हत्यारी आभा निकलती थी। मार डालो, सब कुछ मार डालो, सारी बाधाओं को हटा दो। हत्या के इरादे में जकड़े किन बुई ने खून से लाल आंखों से दहाड़ मारी। अपने मन को शांत रखो, हत्या करने के विचार में मत पड़ो, खुद को मत खोदो, किन बुई ने स्पष्ट स्वर में कहा। रेड लोट्स ने एक महीने तक किन बुई को स्पष्टता और अराजकता के बीच गिरते हुए देखा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी थी और आत्मसात नहीं हुआ था। एक ऐसा विचार जो उसे खुद भी बहुत अवास्तविक लगता था, अनजाने में उसके दिल में उभर आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच सफल हो जाए?